बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा शास्त्र अर्थात पेपर 2 शिक्षा शास्त्र का जो है, जिसका नाम है शिक्षा में विचारधारा और उनका प्रयोग, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। आखिरकार शिक्षा में विचारधारा एवं उनके प्रयोग से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, उसको आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप बड़े ही आसानी से हर एक जो है टॉपिक को समझ सकेंगे और तमाम सारे प्रश्न आपके याद होंगे। निश्चित तौर पर आज के वीडियो के माध्यम से आप 10 अति लघु उत्तरीय, 10 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँगा कि कैसे कैसे आप अपने प्रश्नों को लिखें, इस पर थोड़ा सा जानकारी भी आपको देने का प्रयास रहेगा। तो मॉडल पेपर को एक प्रकार से कहें तो सॉल्व करवाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। बी द्वितीय वर्ष एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र पेपर 2 शिक्षा में विचारधारा एवं उनका प्रयोग बी ए सेकंड ईयर 2022 का मॉडल पेपर है। आने वाली परीक्षा 23-24 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ओके, 100% लगभग और लगभग यहीं से प्रश्न आएंगे, ये बात अब एकदम से मान करके लिए अगर आप लोगों ने इसको देख लिया, निश्चित तौर पर पूरा का पूरा लगभग यहीं से आपका आने का प्रयास रहेगा। तो आपका फंसेगा प्रश्न बहुत ज़्यादा। अब चलिए हम बिना समय गवाए हुए बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न हमने इसमें रखे हैं और उसके उत्तर को हमको कैसे कैसे लिखना है। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए आसानी से एक मुद्दे को समझते हैं, हर एक मुद्दे को। देखिए, शिक्षा में विचारधारा में उनका प्रयोग पेपर का नाम ये आपका पेपर हमने यहाँ पर जो है का खा गा 3 खंडों में बांटा है, अर्थात आ बा सा 3 खंडों में हमने कैटेगराइजेशन किया है। अब खंड आ में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाहित किया है और खंड बा में हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाहित किया है। और वही बात की जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, तो हमने खंड सा में समाहित किया है। निश्चित तौर पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें से सभी को करना होगा। 50 शब्दों में प्रश्न जो है आप लिखेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप 50 शब्द दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 50 शब्द में सेटिस्फाई हो जाएगा वो। चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या है भाई, अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग मॉडल पेपर हो सकता है। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न से आपका पेपर करवाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से, ये भी समझिए। तो आप इस पर फोकस करें। आप अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय, इसी टाइप के प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाएंगे, मतलब लिखित टाइप में। ऑब्जेक्टिव के लिए हालांकि मैं सोचूंगा, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर किसी विश्वविद्यालय का होता तो उसके लिए मैं अलग से व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। हालांकि चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो भारतीय परंपरा में दर्शन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय परंपरा में दर्शन की व्याख्या कीजिए। दर्शन क्या होता है? दर्शन माने होता है ज्ञान। दर्शन माने क्या होता है? ज्ञान या फिर ज्ञान के प्रति अनुराग, इसी को हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। खास करके अगर भारतीय परंपरा की बात की जाए तो भारतीय परंपरा में दर्शन का मतलब जो होता है, क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है जिसे देखा जाए। दर्शन माने क्या होता है? जिसे देखा है। दर्शन यानी कि हम क्या देख रहे हैं, जिसको तो देख करके उसको, अगर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी प्लेस को अगर देख करके हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति, अर्थात जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुए हैं उनको हम बाहर निकाल दें। तो उसी जो हम निकाल रहे हैं, आखिरकार क्या निकल रहा है? जो निकल रहा है आपके आंतरिक आत्मा से किसी चीज को देखने के प्रति, उसके लिए वही दर्शन होता है। दर्शन माने आपके विचार, मेरे विचार, फलाने के विचार, सभी के विचार। तो विचार माने दर्शन, सिंपल सी परिभाषा विचार, ठीक है। अब विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी के हित में हो सकते हैं, किसी के अनहित में हो सकते हैं। तो ये समझ में आ गई बातें। तो भारतीय परंपरा में खास करके देखने को दर्शन माना जाता है। किसको? देखने को दर्शन माना जाता है। जबकि फिलोसॉफी जो है, अंग्रेजी में दर्शन को कहा जाता है। और फिलोसॉफिक बात की जाए, अगर फिलोसॉफिक बात की जाए तो फिलोसॉफी का अर्थ होता है, अंग्रेजी वाली जो फिलोसॉफी है उसका मतलब होता है क्या? उसका मतलब क्या होता है भैया? तो उस फिलोसॉफी का मतलब होता है ज्ञान अनुराग या ज्ञान के प्रति अनुराग। अनुराग माने होता है खूब ज्यादा इच्छा अंदर, किसको पाने की? ज्ञान को पाने की, या ज्ञान किससे लगाव हो जिसका, ज्ञान से प्रेम हो जिसका, उसको दर्शन कहते हैं, यानी उसको फिलोसॉफी कहते हैं। फिलोस प्लस सोफिया, दो शब्दों से मिलकर के बना होता है आपका दर्शन। ओके, ये बात क्लियर हुई। दर्शन एक प्रकार से विचार होता है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप मेरा चैप्टर 1 वाला वीडियो देख सकते हो। निश्चित तौर पर आपका क्लियर हो जाएगा सारा डाउट्स वहां पर हमने समझा दिया है। ओके, तो आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। चलिए,
अब और आगे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार दर्शन का अर्थ होता है जिससे देखा जाए या फिर जिससे देखा जाए, और फिलोसॉफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग या फिर ज्ञान अनुराग। ओके, आप और आगे लिख सकते हैं कि संसार में ज्ञान यानी नॉलेज अनेक है, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनके लिए ज्ञान आवश्यक होता है, जैसे कि चोरी करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, डकैती डालना हुआ आपको तो उसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, झूठ बोलना है उसके लिए भी, ठगी करना उसके लिए भी, अनैतिक व्यवहार करना है, असामाजिक कार्य करना है, तो इन सभी के लिए कहीं ना कहीं पे आपके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो ये बात भी कहीं ना कहीं पे दर्शन को इंगित करती है। ठीक, तो इन सभी कार्यों को करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और फिलोसॉफी के अनुसार बात की जाए तो इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत आ सकता है। तो क्लियर हो गई बातें। तो फिलोसॉफी जहाँ केवल ज्ञान के प्रति अनुराग है या फिर ज्ञान अनुराग का भावात्मक पक्ष स्पष्ट करता है। आगे लिखेंगे कि वही दर्शन जो भारतीय परंपरा का है वो क्या करता है, दर्शन में भाव के साथ साथ क्या होता है, मानसिक प्रक्रिया का जो तीनों पक्ष होते हैं मानसिक प्रक्रिया के, तीन पक्ष कौन होते हैं मानसिक प्रक्रिया के, पहला होता है ज्ञान, दूसरा क्या होता है कर्म, और तीसरा क्या होता है भाई भाव। तो भाई ज्ञान कर्म और भाव, और उसमें किस पर पक्ष, केवल भावात्मक पक्ष। तो ज्ञान अनुराग जो होता है केवल भावात्मक पक्ष को ही स्पष्ट करता है, जो कि फिलोसॉफी है, विदेशी फिलोसॉफी, पाश्चात्य फिलोसॉफी। लेकिन जो भारतीय फिलोसॉफी है वो फिलोसॉफी की अगर बात की जाए तो उसमें जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसके तीन पक्ष होते हैं, ज्ञान कर्म और भाव। तो ज्ञान कर्म और भाव तीनों को समाहित करे हुए है। ज्ञान माने नॉलेज, कर्म माने एक्टिविटी, और भाव माने फीलिंग्स। तो इन तीनों को समाहित किए हुए है अपना कौन, दर्शन। जबकि एक ही पक्षवा देख रहा है कौन, पाश्चात्य फिलोसॉफी। हालांकि फिलोसॉफी और दर्शन एक ही बात है, फिलोसॉफी अंग्रेजी में कहते हैं, दर्शन हिंदी में कहते हैं। ठीक, चलिए इतना आप लिख दीजिएगा, बढ़िया हो जाएगा आपका। आगे और लिख सकते हैं जैसे कि और ऐसा क्यों, इसलिए ऐसा है कि भारतीय दार्शनिक जो है वो पहले लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि हमको क्या करना है, पहले लक्ष्य इनका निर्धारित हो जाता है और उसके बाद में फिर ये चिंतन में लीन होते हैं। और जबकि जो फिलोसॉफर होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो एक ही पक्ष पर विशेष ध्यान देते हैं। हम लोग पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को साधने के लिए हम तमाम प्रकार की क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और फिर चिंतन में लीन होते हैं, और उसके बाद में आता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं इसके बारे में। तो पहला प्रश्न निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं मेरे भाई, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है, निश्चित तौर पर आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो। आपके हाथ में है एक बटन दबाना, थोड़ा से तुरंत हो जाएगा लाइक। चलिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा सा हो सके कि आपके अपने अंगूठे पर जो है क्या करें, थोड़ा सा गर्व महसूस करें कि हाँ किसी अच्छे काम के लिए मेरा अंगूठा प्रयोग में आ गया। चलिए, अरे मैं द्रोणाचार्य वाला नहीं हूँ कि मैं अंगूठा मांगूंगा आपसे। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अंततः शिक्षा के सभी पक्ष दर्शन पर होते ही एक कथन है, और इस कथन को स्पष्ट करना है कि आखिरकार होत है तो कैसे होते हैं। अंततः जो होता है शिक्षा के सभी पक्ष किस पर आधारित होते हैं, दर्शन पर। क्योंकि दर्शन एक विचार होता है, और विचार के माध्यम से तमाम सारे जब विचार इकट्ठा होते तो वही शिक्षा बनती है। बनती है कि नहीं बनती है, बनती है ना। चलिए, तो आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, आप लिखेंगे कि शिक्षा और दर्शन का कैसा संबंध है, बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है, बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जैसे पति और पत्नी का संबंध है, जैसे लड़के लड़की का संबंध है, जैसे हाथी और उसके बच्चे का संबंध है, या जिसी प्रकार से माता और पुत्र का संबंध है, पिता पुत्र का। मतलब कि एक दूसरे के बिना दोनों कहीं ना कहीं पे अधूरे अपने आप को पाते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ना शिक्षा के बिना दर्शन पूर्णता प्राप्त होता है हम लोगों को, और ना दर्शन के बिना शिक्षा। शिक्षा के बिना दर्शन, दर्शन के बिना शिक्षा, दोनों अधूरे रहेंगे। अर्थात दोनों एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रिता हैं। कैसे हैं, अन्योन्य आश्रिता का संबंध प्रकट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपके अंदर ज्ञान होगा तभी विचार आपके अंदर से निकलेंगे, और कोनो ज्ञानी नहीं होगा तो विचार काहे देगा भाई। जब विचरवे नहीं है, ज्ञान नहीं है उसके पास, तो आपके पास अगर ज्ञान होगा तो विचार निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे ना। और विचार जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे तो वही कोनो दूसरा लोग आपसे आपके विचारों को एकत्र करेगा, उसको सीखेगा,
तो उसी सीखने की प्रक्रिया शिक्षा हो गई। वो सीखेगा फिर जाकर के कहीं पर उड़ेलेगा उसको। तो कहीं ना कहीं पे जो आंतरिक अनुभूति है अपने अंदर में जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा और दर्शन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, गत्यात्मक रूप हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखेंगे आप कि शिक्षा और दर्शन घनिष्ठ संबंध रखते हैं दोनों, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आगे लिखेंगे कुछ विद्वानों ने इसको निम्न प्रकार से बताया है, और आप विद्वानों के नाम लिखेंगे। जैसे विद्वानों के नाम में आता है जॉन डीबी का नाम। तो जॉन डीबिया का कहिस भैया, जॉन डीबी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनो बड़े ध्यान से। जॉन डीबी कहते हैं कि दर्शन सामान्य रूप से, कैसे सामान्य, जनरली दर्शन जो होता है सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत होता है। शिक्षा के द्वारा जब किसी चीज को हम सिद्ध कर देते हैं, या शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं जो कि सिद्ध हो गए हैं, तो शिक्षा के सिद्धांत को सामान्य रूप से हम दर्शन कहते हैं। ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, जॉन डीबी महोदय ने। भूलेंगे नहीं, भूलना सख्त मना है। कहीं कहीं पर आप दीवार पे देखेंगे लिखा रहता है जो है पोस्टर चिपकाना मना है, और जो पोस्टरवा वाले होते हैं डायरेक्ट जाकर वहीं पर चिपकाते हैं जहाँ पर लिखा रहता है मना है। और क्यों लिख चिपकाते हैं पोस्टर वाला, इसीलिए चिपकाता है कि हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा लोग हमारा देख ले पोस्टर, इसीलिए मना कर रहा है कि हमारा कुछ बढ़ ना जाए। तो मंतव्य दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन चलिए, हालांकि बहरहाल दूसरी बात है, वो हम आगे समझते हैं। तो जॉन डिबिया का कहिस भाई, जॉन डीबी कहिन कि दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी है जॉन डीबी महोदय ने। आगे रास महोदय आते भैया। रास साहब का कहन, रास साहब कहते हैं कि दर्शन, दर्शन और शिक्षा एक मुद्रा के क्या है, द्विपक्ष है। द्विपक्ष माने दो पक्ष, एक हेड है तो दूसरा टेल है। शिक्षा हेड है तो दूसरा कौन, दर्शन टेल है। मतलब ना, अगर टेल को निकाल दोगे तो सिक्का नहीं चलेगा, हेड को निकाल दोगे तो सिक्का नहीं चलेगा। तो मतलब अगर दोनों को चलना है तो हेड और टेल को कैसा करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। है ऐसा कि नहीं है। आप नोट को आदेश फाड़ दो भैया, तो इसे आप, तो पहले एक सिक्के के दो पहलू उन्होंने कहा, लेकिन अब अगर मान लें नोट की बात करें, अब बहुत सारे हमारे बच्चे बहुत सारे मजाकिया होते हैं, तो कहें कि सर जी अगर नोट हो सिक्के की जगह आप तब क्या करेंगे, तब भैया नोटों आधा फाड़ दोगे तो भी नहीं चलेगी, उसको चिपकाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो यही रास महोदय ने कहा था कि दर्शन और शिक्षा एक मुद्रा के दो पहलू हैं, या एक सिक्के के दो पहलू हैं, बात एक कहे है। तो रास महोदय, तो डीबी और रास का कथन आपका याद होगा, याद होगा ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और आप जैसे कि जेंटाइल हैं, एडम्स हैं, पार्टज मतलब कि पार्टरज हैं, इन सभी लोगों ने भी बताया है। सुन लीजिए एक एक बार, बाकी अगर दो भी लिख देंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, एग्जामिनर बड़ा प्रसन्न होगा और आपसे खुशी भी होगा कि हाँ जो है बच्चे ने अच्छा लिखा है। चलिए, तो जेंटाइल महोदय हैं, वो क्या कहते हैं, जेंटाइल महोदय कहते हैं कि बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध होगा। क्या, बिना शिक्षा के या फिर बिना दर्शन के, क्या कहा, बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध होगा। अर्थात अगर दर्शन नहीं है शिक्षा में तो शिक्षा क्या होगी, रुक जाएगी। क्योंकि जब विचार नहीं आएंगे ना किसी के प्रति, थीसिस, जब आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में यही सब तो चीज़ें होती, विचार भी होते हैं, आपके ही विचार होते हैं। और एग्जामिनर में जब एग्जामिनर जो होता है, और बीए में आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो आप, पेपर देने जा रहे हो, तो ग्रेजुएशन में आप इतना ज़्यादा समझदार हो चुके हो कि किसी मुद्दे पर आपको कैसी बातें, अपना राय कैसे देना है। तो एग्जामिनर आपकी राय पूछ रहा है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा था कि इससे आप क्या समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। तो ये आपका मतलब ये नहीं है कि हाँ मास्टर से पूछ रहा है किताब में जो लिखा है वो बताएं, ऐसा नहीं है। आप क्या समझ रहे हो, पर्टिकुलर आपसे पूछ रहा है, आपके दिमाग कहाँ तक कार्य कर रहा है, आपका दिमाग, और अपन दिमाग के प्रयोग करके क्या लिख रहे हो आप, यही एग्जामिनर जानना चाह रहा है। और यही आप लोग समझ नहीं पाते हो, और जो है अंक तालिका में अपना नंबर घटा लेते हो। तो बस मेरा मंतव्य यही है कि जब भी आपसे एग्जाम से में आपका राय पूछे तो अपनी राय धड़ल्ले के साथ निश्चिंत रूप से, बिना डरे बिना सकुचे अपनी राय को आप उसमें बयां करें, लिखें। ठीक है, आगे समझते हैं। तो जेंटाइल क्या कहते हैं, जेंटाइल ने कहा कि बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, अर्थात रुक जाएगा।
जबकि एक व्यक्ति और आते हैं एडम्स। एडम्स क्या कहते हैं? एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का क्या है? गत्यात्मक रूप है। क्या? गत्यात्मक रूप है। गत्यात्मक माने क्या होता है? शिक्षा दर्शन का क्या है? गत्यात्मक रूप है। शिक्षा के द्वारा दर्शन चलायमान है, दर्शन के द्वारा शिक्षा चलायमान है। ओके, ये एडम्स कहते हैं। जबकि एक व्यक्ति है पार्टरज, और पार्टरज महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार, ये तो बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दे दी। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से, क्या कहा? कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है, उसी प्रकार दर्शन जो होता है शिक्षा पर आधारित है। देखिए अपोजिट आप देख लीजिए, विलोमार्थी जो, मतलब कि दोनों कहीं ना कहीं पे, शिक्षा जिस प्रकार से दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा पर आधारित है। कुछ कहा ही नहीं इन्होंने। अब देखो ये सब विद्वान बड़े बड़े होकर के और छोटी छोटी परिभाषा दे दी, और उसको आप लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं आज, और आपके मन में भी ऐसे कई सारे विचार होंगे। तो क्यों ना आप अपने विचारों को कॉपी में लिखें ना। इसीलिए तो आप जो है भाई लिखने के लिए प्रश्न पूछा आता है। अब वो तो एक माध्यम होता है कि हाँ गाइड साइड चल गई, पहले गाइड वाइड नहीं होती थी, तो आप किताब पढ़ करके जाते थे, उत्तर लिखते थे कैसे उत्तर लिखना है। अब गाइड मान लीजिए छाप दिया आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी ने, अब कोनो प्रोफेसर ने अपने मंतव्य को लिख दिया उसमें, हो सकता है उसका मंतव्य दूसरा रहा हो सकता है वो थोड़ा विचारधारा उसकी दूसरी तरीके से रही हो, वो उसने अपने विचारधारा को उसमें लिखा हो। आपकी विचारधारा है ना, आप स्वतंत्र हो यार, आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, तो आप उसको बाहर निकालो। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया है कि आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या है। आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या है? आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अर्थात इसमें अच्छी अच्छी कार्य आप करो, मतलब अच्छे अच्छे कार्य करो। ठीक है, ये चीजें बताई जाती है। ये लोग मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना बताते हैं आदर्शवादी। हालांकि आदर्शवाद के जो मूल सिद्धांत है आप उसको सुनिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं तो आपके समझ में आ जाएगा कि आदर्शवादी क्या कह रहे हैं। ठीक, आदर्शवादी के कई सिद्धांत हैं, उन्होंने मतलब कि सिद्ध करके ये चीजें बताई। क्या क्या चीजें बताई हैं, उसका जो गूढ़ रहस्य है, मूल रहस्य, उसको बता दे रहा हूँ। सॉरी, तो पहला इन्होंने बताया, आदर्शवादियों ने क्या बताया? आदर्शवादियों ने बताया, क्या बताया कि यह जो ब्रह्मांड है वो विचार जन्य है। क्या है? ब्रह्मांड जो है विचार से जनित है, मतलब विचार जन्य है। और भौतिक जगत क्या है? क्षण भंगुर है आपका। क्षण भंगुर माने क्या होता है? कभी भी भंग हो सकता है। जो भौतिक समाज है, जो आप देख रहे हैं, टीवी पे जो है, पंखा, कूलर, रजाई, गद्दा, तकिया, सोफा, ये सब आप जो देख रहे हो आज, ये सब क्षण भंगुर है। ये कब नष्ट हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। केवल और केवल क्या है? नयनम छिद्दं शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो नाशोषयति मारुतः। जिस प्रकार से आत्मा अजर अमर है, उसी प्रकार से जो विचार होते हैं, जो वाणी होती है, जो ब्रह्म होते हैं, वो अजर अमर और अविनाशी होते। जिस प्रकार से ऊर्जा का नाश नहीं होता मेरे प्यारे दोस्त, ठीक उसी प्रकार से विचारों का कभी अंत नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही बातें ना? चलिए, और हिंदी का पेपर 1 का हमने डाल दिया, पेपर 2 का भी डाल दिया। दो मॉडल पेपर हो चुके। पेपर 2 का एक मॉडल पेपर दे दूंगा तो जल्दी हो जाएगा आपका, बाकी हिंदी वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आदर्शवादी क्या मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है कैसा है? विचार जन्य है। और भौतिक जगत जो है क्या है? क्षण भंगुर। क्षण माने होता है मूवमेंट, कम समय में। मूवमेंट माने एक क्षण, मूवमेंट एक क्षण माने बहुत कब भंग हो जाए कोनो पता नहीं। क्षण माने होता है क्षण भंगुर, भंगुर माने नाश होना। तो क्षण भंगुर है, यानी कि भौतिक जगत क्षण भंगुर है और ब्रह्मांड विचार जन्य है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आदर्शवादियों ने कहा पहला। दूसरा क्या कहा? दूसरा इनका सिद्धांत ये है कि भौतिक जगत विचार जगत का प्रमाण है। भौतिक जगत क्या है? विचार जगत का प्रमाण है, अर्थात विचारों के माध्यम से ही भौतिक वस्तुएं बनाई गई है। विचारों के माध्यम से भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तु क्या क्या होती है? भौतिक वस्तु जैसे टीवी होएगा, पंखा होएगा, कूलर होएगा, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, और भी पेन, किताब, कॉपी, ये सब क्या है? ये सब भौतिक वस्तु है। और इसको किसने बनाया? मनुष्य ने अपने विचारों का, अपने ज्ञान का प्रयोग करके बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है ना। तो वही, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है? दूसरा एक बार फिर सुनिए। जगत क्या कहा? भौतिक जगत विचार जगत का प्रमाण है। भौतिक जगत क्या है? विचार जगत का प्रमाण है। दूसरा क्या? तीसरा क्या है? तीसरा क्या इन्होंने कहा कि आत्मा एक जो है आध्यात्मिक तत्व है। क्या? आत्मा जो होती है एक आध्यात्मिक तत्व होती है। आध्यात्मिक तत्व यानी कि भगवत, एक प्रकार से भगवान से जुड़ी हुई तत्व होती है। और आत्मा श्रेष्ठतम आत्मा, जो परमात्मा होता है वो श्रेष्ठतम आत्मा होती है। समझ में आ गई बातें? मतलब जो आत्मा है,
वो आध्यात्मिक अंग है और परमात्मा का ही अंश है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वही परमात्मा है। ये बात यहाँ पर बताने का प्रयास आदर्शवादियों ने किया। चौथी बात आदर्शवादी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मानव ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्या? मनुष्य जो है ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आप देखेंगे मनुष्य ने के विचारों के माध्यम से आज आप देखेंगे एरोप्लेन तक बना दिया कि ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं, जमीन के कोनो जरूरतें नहीं पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि जो है पानी के ऊपर जो है जहाज बड़ी बड़ी जो है तैरती चली जा रही हैं और डूब ही नहीं रही हैं, और आप ऐसे कूद जाओ तो डूब जाओगे। तो ये सब कहीं ना कहीं पे मानव के विचार जनित जो है वस्तुएं हैं ना। तो मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुआ ही, लेकिन मानव को कहीं ना कहीं पे भौतिकवादी ने इतना ज़्यादा ग्रस्त कर लिया है, इतना ज़्यादा मनुष्य अर्थ मोह में, रुपए पैसे के मोह में, माया के मोह के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, मतलब अपने के चक्कर में लगातार फंसता चला जा रहा है और उसकी ज़िंदगी एक प्रकार से उसी में गोल गोल घूम रही है। और ऐसे घूमते घूमते एक बार ऐसे स्वर्गलोक को निकल जाना है। अब पता है कि कहाँ जाना है, उस मरने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी नहीं पता है। किसी ने आज तक देखा कि मरने के बाद में क्या हुआ? किसी ने नहीं देखा। क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कब मरेंगे कब कब तक जिएंगे, ये आज तक किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। चाहे जो भी अपने आप को बड़े ज्ञानी बनते हो, किसी को ये बात नहीं पता होती है। मरने के बाद कोई कहाँ गया है, कोई आकर के जिंदा होकर के बताया नहीं है दोबारा कि हम कहाँ गए थे। बस ये है कि अब धर्म इसलिए चलाए जाते हैं, फिर धर्म इसलिए है ताकि आप अच्छा कार्य कर सको। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप बुरे कर्म करो, लेकिन कुछ वामपंथी होते हैं, कुछ बेकार लोग होते हैं जो कि जो है कहते हैं कि हमारे धर्मों में ये लिखा है, ये करने के लिए डंडस मारे जाने के पात्र हैं वो। किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि आप हिंसा करो या फिर आप किसी का वध करो, किसी को मारो काटो, किसी में नहीं लिखा है। ठीक है, पशुओं के प्रति हिंसा हुई या फिर अलग प्रकार की हिंसा हुई, तो ये किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन कोई भी धर्म नहीं करता है जहाँ तक मुझे पता है। और जो भी धर्म करता होगा वो फिर अच्छा धर्म नहीं माना जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि आप किसी जीव को तो बनाए नहीं हो, तो जब आप किसी जीव को बनाए नहीं तो मारने का अधिकार आपके पास है नहीं है। जैसे अब राष्ट्रपति राज्यपाल को बनाते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति ही उसको हटाएंगे, प्रधानमंत्री जाकर के नहीं हटा पाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा राज्यपाल। ये समझो, जो बनाएगा वही मारेगा। ठीक है, भगवान बनाते भगवान ही ले जाएंगे। तो ये होता है आदर्शवादी। क्या कहते हैं? आदर्शवादी कहते हैं कि मानव ब्रह्मांड की क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना है। पांचवी सिद्धांत इनका है, पांचवा सिद्धांत ये है कि मानव विकास भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर होता है। कुछ भौतिक शक्तियां हैं, कुछ आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और मनुष्य का जो विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो भौतिकता पर और आध्यात्मिकता पर, यानी कि आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक जो चीजें हैं उस पर, उस विचार पर और उस विचार पर, दोनों विचार पर जो है निर्भर करता है मनुष्य का जो विकास होता है। ठीक। छठवीं बात आदर्शवादी मानते हैं। छठवीं बात क्या कहते हैं आदर्शवादी? छठवीं बात कहते हैं कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति होती है। यानी आपकी आत्म अनुभूति, अर्थात आपकी आत्म अनुभूति कैसी है, तो अंतिम उद्देश्य आपकी आत्म अनुभूति होती है। सातवीं बात इन्होंने कही क्या कि आत्म अनुभूति हेतु शाश्वत सत्य क्या होता है? मूल्य आवश्यक होता है। मूल्य समझ रहे हैं ना, वैल्यूज क्या होती है। और आठवीं चीज इन्होंने बताई कि शाश्वत मूल्यों हेतु नैतिक आचरण आवश्यक होता है। अगर आपको जो मूल्य परंपरा के हिसाब से आपके चले आ रहे हैं, सामाजिक मूल्य यानी कि जो सोशल वैल्यूज हैं, उनका आप सही तरीके से पालन आपको करना है, तो आपको नैतिक आचरण करना पड़ेगा। और वही नौवीं बात ये लोग बताते हैं कि राज्य एक सर्वोत्तम सत्ता होती है। क्या बताया? राज्य सर्वोत्तम सत्ता होती है। तो ये आदर्शवादी मानते हैं। तो निश्चित तौर पर आदर्शवादियों के मंतव्य को आप लोगों ने समझा होगा। अगला प्रश्न चौथा, प्रकृतिवाद की परिभाषा दीजिए। प्रकृतिवाद क्या भाई? प्रकृतिवाद को नेचरलिज्म कहा जाता है अंग्रेजी में। ओके। और प्रकृतिवादी दार्शनिक जो है प्रत्यक्ष ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं, और ज्ञान के तीनों साधनों में इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सही ज्ञान है, ऐसा मानते हैं। और इस प्रकार यह ज्ञान प्रकृति का ही होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति क्या है और प्रकृति के विषय में सामान्य धारणा क्या है कि मानव स्पर्श से दूर जो स्वतः विकसित होती है वही आपकी सामान्य धारणा होती है, वही प्रकृति होती है। उस निर्माण को प्रकृति हम कहते हैं।
पहाड़ हो गए, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जो है वनस्पति, बादल, वर्षा, जीव जंतु, ये सब कहीं ना कहीं भी प्रकृति के ही उदाहरण हम मान सकते हैं। क्योंकि वर्षा आप नहीं करवाते हो, बादल आप नहीं बनाते हो, और चंद्रमा को आपने नहीं बनाया, सूर्य को आपने नहीं बनाया, कोई प्रकाश आपने नहीं बनाया है। इसी प्रकार से पृथ्वी की मिट्टी को आपने नहीं बनाया मेरे प्यारे दोस्तों। जो आपने नहीं बनाया, जो वस्तुएं मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, वो सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ रही बातें? तो अब प्रकृति वाद क्या है, इसकी परिभाषा को देते हुए एक विद्वान है, उस विद्वान का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नाम है उस विद्वान का? उस विद्वान का नाम है जेम्स वार्ड। और जेम्स वार्ड कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है, ध्यान सुनिएगा, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से क्या करता है? पृथक करता है। पृथक माने अलग करता है। तो जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है वही प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है, अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है, वो है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या है? फिर से सुनिए, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को आत्मा को क्या करता है? पदार्थ के अधीन करता है, मतलब उसके अधीन हो, आत्मा के अधीन होता है पदार्थ, मतलब आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है, और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। जो नियम, ऐसे नियम जो अपरिवर्तनशील है, जिनका परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो सर्वोच्च नियम है, ऐसा प्रकृतिवाद कहता है। अब प्रकृतिवाद के भी कुछ सिद्धांत हैं, आपके मैं बता दूं, आप सुन लीजिएगा थोड़ा सा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से कर लीजिएगा। तो प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या है भाई? प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत क्या है? यही सबसे आ जाएगा प्रश्न। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यही सब आएगा, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। शिक्षा दर्शन की परिभाषा वगैरह आ जाएगी, बस इतने में आपका हो जाएगा, कुछ और आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी भी बातें हमने इसमें बताएंगे, प्रश्न आप देख लीजिएगा अपनी सीरीज वगैरह में, ठीक। वैसे प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों को सुन लीजिए। पहला सिद्धांत है प्रकृतिवादियों के द्वारा दिया गया, क्या? कि ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। क्या? ब्रह्मांड जो है, उसमें क्या बताया गया था आदर्शवाद में? कि ब्रह्मांड विचार जन्य है, विचार जन्य है, विचार जन्य है, समझे ना? और प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति के द्वारा ब्रह्मांड बनाया गया है। क्या? ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है प्रकृतिवाद का? नेशनलिज्म, जिसको आप नेचरलिज्म कहते हैं। नेचरलिज्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि भौतिक संसार ही सत्य है, ट्रुथ है। जो फिजिकल जो वर्ड है वही क्या है? वही ट्रुथ है। फिजिकल वर्ड इज अ ट्रुथ, यानी भौतिक संसार ही सत्य है और इसके आगे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। क्या कहता है प्रकृतिवाद? ये कहता है कि जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार क्या? जो हम आप लोगों ने बनाया है, जो मानव ने बनाया है, तो जो मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं या फिर जो चीजें बनाई गई हैं, उसके बीच में ही वही संसार सत्य है, बाकी आध्यात्मिक संसार कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा प्रकृतिवादी कहते हैं। ठीक है, आगे समझिए। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत यह है कि आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। क्या है? आत्मा जो है पदार्थ जन्य है, पदार्थ से निर्मित है, और कैसी तत्व है? चेतन माने सजीव, अचेतन माने निर्जीव। तो जो आत्मा है वो पदार्थ के द्वारा बनी हुई एक सजीव वस्तु है, ऐसा प्रकृतिवादी कहते हैं। चौथा क्या कहा प्रकृतिवाद? चौथा सिद्धांत क्या प्रकृतिवादियों का? कि जो मनुष्य होता है संसार की सर्वोत्तम रचना होती है, और यही बात आदर्शवादी भी स्वीकार करते हैं। इस बात में दोनों की विचारधारा सेम है। पांचवा, मानव विकास एक प्राकृतिक रचना है या प्राकृतिक क्रिया है। तो मानव विकास क्या है? प्राकृतिक क्रिया है। प्राकृतिक क्रिया के तदुपरांत मनुष्य का विकास होता है। और जबकि उसमें क्या कहा गया था कि मनुष्य का विकास किस पर डिपेंड है? तो भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट। जबकि आदर्शवादी मतलब कि मानते हैं क्या? कि भौतिक और जो है आध्यात्मिक दोनों शक्तियों से होता है। जबकि ये प्रकृतिवादी मानते हैं कि मानव का जो विकास होता है वो प्राकृतिक क्रिया के तदुपरांत होता है, प्रकृति के द्वारा, यानी नेचर की एक प्रकार से क्रिया होती है, वर्क होता है, ठीक, एक्टिविटी होती है नेचर की। छठवां सिद्धांत इसका क्या है? छठवां सिद्धांत यह है कि मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है।
मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है कि वो आनंद से पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करे, सुखपूर्वक जो है सुख भोगे। पंखा चला लिया, गर्मी लग रही, कूलर चला लिया और गर्मी लग रही, एसी चला लिया सारे, तो एसी चला लिया, पंखा चला लिया, तो ये सब सुखपूर्वक सुख भोगो। भूख लगी है आपको, तुरंत ही भूख, खाना ना खाओ, तुरंत एक गिलास मैंगो शेक चढ़ा लो, इस समय गर्मी चल रही है, या गन्ने का जूस पी लो, तो ये सब सुख ही है जीवन का, भोगो, यही सब सुख है। तो आदर्श जो प्रकृतिवादी हैं ये क्या मानते हैं कि जितने सुख भोग लो यही सब उद्देश्य है मानव का, बाकी कुछ जाने माना नहीं है। तो यही प्रकृतिवाद वाले कहते हैं। आगे 7वां बात ये कहते हैं, प्रकृतिवादी क्या कहते हैं भैया, 7वीं बात कहते हैं कि इसके लिए प्राकृतिक जीवन आवश्यक है। क्या? इसके लिए प्राकृतिक जीवन क्या है? आवश्यक है, ये प्रकृतिवादी मानते हैं। 8वां चीज क्या बताया कि प्राकृतिक जीवन हेतु समायोजन और परिस्थितियों पर नियंत्रण भी आवश्यक होता है। पहले इस बात, अगर आपको प्राकृतिक जीवन जीना है तो आपको कोई भी परिस्थिति आती है तो उसका समायोजन कैसे करना है, कोई परिस्थिति आती है तो उस पर आपको नियंत्रण कैसे स्थापित करना है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। वही 9वीं बात ये लोग बताते हैं कि राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है। क्या? राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता होती है, जबकि आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य एक सर्वोत्तम सत्ता होती है। तो आप ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। आदर्शवाद कहता है कि राज्य एक सर्वोत्तम सत्ता है, और ये कहता है कि राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है। समझ में आ रही होगी बातें? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका प्रकृतिवाद। निश्चित तौर पर अब यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से कर लोगे ना। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। 5वां नंबर प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं? शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। शिक्षण सूत्र क्या होता है? तो प्रकृतिवादी जो हैं उन्होंने शिक्षण की विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खोज किए हैं, और उसमें बात की जाए तो एक व्यक्ति हैं उनका नाम है पेस्टालॉजी। तो पेस्टालॉजी और एक व्यक्ति हैं उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर या स्पेंसर। तो स्पेंसर महोदय और पेस्टालॉजी ने शिक्षण के कुछ सूत्र दिए हैं, और वो सूत्र जो कि शिक्षा जगत को जो द्रुत गति में प्रयोग किए मतलब कि लाए जा रहे हैं, द्रुत माने छोटी सी, मतलब कि कहीं ना कहीं पे प्रयोग किए जाते रहे हैं, तो उनको क्या है, कौन सा सूत्र दिया इन्होंने? तो शिक्षण के सूत्र इन्होंने दिए हैं। पहला सूत्र क्या है पेस्टालॉजी और स्पेंसर के अनुसार? पहला सूत्र इन लोगों ने बताया क्या कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि फ्रॉम टू कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी कम से ज्यादा की ओर, मतलब कि ज्यादा से कम की ओर। क्या? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दूसरा क्या कहा? सरल से कठिन की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके। वही तीसरा इन्होंने सूत्र क्या बताया शिक्षा का? शिक्षा का सूत्र इन्होंने यह बताया, जो है तीसरा सूत्र, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या बताया? सामान्य से विशिष्ट की ओर। वही चौथा क्या बताया इन लोगों ने? चौथा बताया कि निश्चित से अनिश्चित की ओर। क्या? निश्चित से अनिश्चित की ओर। ओके। ये 4 प्रकार के सूत्र खास करके इन लोगों ने बताए हैं। यानी डिफिनिट टू इनडिफिनिट। ओके, यानी कि डेफिनाइट टू मतलब कि इनफाइनाइट या फिर इनडेफिनिट। तो कहीं ना कहीं पे निश्चित से अनिश्चित की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये 4 प्रकार के सूत्र पेस्टालॉजी और स्पेंसर के हैं। बड़े ध्यान से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के। हालांकि जब ये वीडियो जो है लाइव खत्म हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी पूर्ण रूप से, तब आप इसका आनंद और अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। आप देखिएगा, रोक रोक करके सारी बातों को लिखते जाइएगा। निश्चित तौर पर आपके नंबर अच्छे आएंगे और आप आने वाले समय में हो सकता है टॉपर भी बन जाए। ठीक, चलिए आगे समझते हैं भाई। और स्पेंसर का मानना यह है कि अध्यापक जो होता है उसको सरलता से कठिनता की ओर जाना चाहिए, और यह विधा सर्वोत्तम और प्रभावशाली आज भी है कि टीचर जो है सरल से कठिन की ओर जाए, ना कि कठिन से सरल की ओर जाए, तो सरलता से कठिनता की ओर जो है जाए। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई? अगला प्रश्न है आपका 6वां, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं भाई? प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवाद क्या है इसको बताने का प्रयास करें। प्रयोजनवाद की बात की जाए तो प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवाद की परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति हैं विलियम जेम्स। तो जब भी आपसे आप क्या समझते हैं पूछा जाए तो आप जो है एक आध विद्वानों की परिभाषा दे दें, उसके बाद में अपने विचारों को स्वयं लिख दें। ठीक, तो परियोजनवाद में एक व्यक्ति हैं विलियम जेम्स, और विलियम जेम्स कहता है, क्या कहते हैं विलियम जेम्स? विलियम जेम्स कहते हैं कि परियोजनवाद जो होता है मस्तिष्क का स्वभाव, परियोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है,
और यह विचारों और सत्य के प्रकृति का भी सिद्धांत है, और अंत में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। कौन बताता है? विलियम जेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण होता है, और यह विचारों और सत्य की प्रकृति का भी सिद्धांत है, अंत में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। कौन? प्रयोजनवाद जो है। वहीं रास महोदय एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं प्रयोजनवाद की परिभाषा को देते हुए, कहते हैं कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह बताता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर के अपने मूल्यों का निर्माण करता है, और यह कहता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में होती है। वास्तविकता हमेशा निर्माण की आवश्यकता में होती है। ये बात क्लियर हुई होगी। वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में होती है। आवश्यकता बोल दिया, क्या? अवस्था में होती है। ठीक, क्लियर होगी बातें। तो ये था एक प्रकार से प्रयोजनवाद। प्रयोजन नियोजन एक ही बात है, हालांकि मैं और आपको इसको अच्छे तरीके से समझ में तब आएगा आपको जब मैं इसके कुछ सिद्धांतों को बता दूंगा। तो आपने आदर्शवाद के सिद्धांतों को समझा होगा, आप लोगों ने प्रकृतिवाद के सिद्धांतों को समझा होगा। अब हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई। और आपको बता दूं कि 10-10 लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में मेरे प्यारे दोस्तों। कंटेंट आपको देने के लिए मैं दिन रात लगातार मेहनत करता हूं, आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करें इसीलिए। और आप देख सकते हो जितने प्रश्न हमने मॉडल पेपर में बताए हैं, चाहे वो सेकंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सभी का आ रहा है, और निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। यही जो है मैं प्रार्थना भी करता रहता हूँ भगवान से कि हे प्रभु जो बताया है वही आए, और निश्चित तौर पर अपने कर्म पर भी मुझे विश्वास रहता है। और जब आप कर्म करेंगे तभी आपके साथ प्रभु भी होंगे, भगवान भी होंगे। और अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर भगवान आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जिस करहि तस फल चाखा। ओके, आगे तो प्रयोजनवाद क्या है भाई? प्रयोजनवाद की बात की है तो पहला सिद्धांत प्रयोजनवाद का ये है कि संसार विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का क्या होता है? प्रतिफल होता है। संसार किससे बनता है? विभिन्न प्रकार के तत्वों से, और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, यानी एलिमेंट एंड एक्टिविटीज, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो बनता क्या है? संसार, वर्ड। तो एक दूसरा सिद्धांत क्या है? कि सत्यता की कसौटी केवल भौतिक संसार है, कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। अच्छा, प्रकृतिवाद भी यही कहता है। प्रकृतिवाद ने भी यही कहा है। क्या कहा है? प्रकृतिवाद क्या कहता है? कि भौतिक संसार ही सत्य है, इसके आगे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रयोजनवाद क्या कहता है? प्रयोजनवाद भी यही स्वीकार करता है कि सत्यता की कसौटी अगर देखा जाए तो केवल भौतिक संसार ही सत्य उतरता है, मतलब इसके फैक्ट हमारे सामने आते हैं। आध्यात्मिक संसार के कोई फैक्ट नहीं आते हैं, तो कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, ऐसा प्रयोजनवाद मानते हैं। मैं नहीं मानता, मतलब कि ये मेरे विचार नहीं, खुद के नहीं। सोचो कि सर जी कह रहे हैं किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे, किसी के भावना को ठेस पहुँचे, किसी कोई धार्मिक व्यक्ति है उसको ठेस पहुँचे कि नहीं सर जी तो सब नकार देने नास्तिक है सर जिया। तो ऐसा नहीं है, मैं नास्तिक नहीं हूँ, बहुत अच्छा पुजारी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा श्लोक पूजा पाठ करना खूब अच्छे तरीके से आता है। मैं खास करके पंडित भी रहा हूँ, शुक्ला हूँ, तो ब्राह्मणत्व जो होता है कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब जो है कहीं ना कहीं पे जजमानी प्रथा से जुड़े हुए लोग हैं, और उन्होंने पंडिताई भी खूब अच्छे तरीके से करी है। तो दादाजी के बाद हमारे दादाजी भी अभी हैं, पिताजी भी हैं। दादाजी पंडिताई करते हैं, और उसके बाद पिताजी भी पंडिताई करते हैं, तो मुझे भी मिला पिताजी के सानिध्य में रहते रहते। कई बार भागवत वगैरह पे भी जो है कई भागवत में गया हूँ। कई शादियाँ लगभग आप विश्वास नहीं पड़ेगा, लगभग 100 से अधिक शादियाँ जो है मैं करवा चुका हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी सी उम्र में 100 से अधिक शादियाँ सर जी कैसे करवा दी। बहुत सारी शादियाँ भी करवाई हैं, और ये तो सोचिए कि मैं कर्मकांडी भी हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं विश्वास नहीं करता किसी पर या कैसे, ये प्रयोजनवादी लोग मानते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं पे इनकी बातों में भी सच्चाई है, इनकी बातों में भी सच्चाई है। आदर्शवादियों की बातों में भी कुछ सच्चाई है, और प्रयोजन मतलब कि प्रकृतिवादियों में भी सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी थोड़ी सच्चाई सब में है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हर धर्म में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। कुछ मितव्ययिता है, कुछ मतलब कि मितव्ययिता बोल दिया, कुछ मतलब कि जो है मन ग्रंथ बातें हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। तो कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ उसमें सब चल रहा है किसी तरह के जीवन, बस चलने दो। चलिए दूसरा क्या है? कि सत्यता की कसौटी केवल भौतिक संसार है,
कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। तीसरा क्या बताया प्रयोजनवादियों ने? प्रयोजनवाद का तीसरा सिद्धांत क्या है कि आत्मा मन का ही दूसरा नाम है, अर्थात आत्मा और मन दोनों एक ही हैं। दूसरा एक दूसरा का क्या है? समानार्थी शब्द है, यानी कि आत्मा और मन एक दूसरे के ही नाम है और आत्मा और मन जैसी कोई दो धारणा नहीं होती। जबकि आप भारतीय दर्शन में देखेंगे तो खास करके गीता आप लोगों ने अगर पढ़ी हो तो एक श्लोक आता है, हमने अभी शुरुआत में बताया भी था कि नैनम छिदन सस्ताणी नैनम दहति पावका न चैनम किले दयंत्यापो न शोषित मारुता। तो ये तो नैन माने होता है आत्मा, कि नैनम छिदंत यानी कि छेद नहीं सकते हो। किससे? आत्मा, मतलब कि आत्मा को, जो मतलब कि जो आपकी आत्मा है नैन है। नैन माने क्या होता है? आत्मा। तो नैनम छिदन शस्त्राणी मतलब कि शस्त्रों के माध्यम से आप आत्मा को भेद नहीं सकते हो। और नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका, दहति माने होता है आग, मतलब कि आग से जलाना, मतलब जलाना माने दहति, और पावका माने होता है किससे? आग से। तो नैनम दहति पावका मतलब नैन आप जो है आंख, नैन माने आंख नहीं होता भैया, नैन माने आत्मा। ना तो आप आत्मा को जला सकते हो आग के द्वारा, और नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयंत्यापो ना शोषित मारुता, ना चैनम क्लेदयंत्यापो यानी कि ना तो इसको हम वायु के द्वारा सुखा सकते हैं, ना क्लेदयंत्यापो ना शोषित मारुता, ना एक प्रकार से जल में डुबो सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, न वायु के द्वारा इसको उड़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आत्मा जो है अजर अमर और अविनाशी है। वही गीता में एक बात का और मेंशन है कि मनम हिम चंचलम कृष्णम, कि मन जो होता है अत्यंत चंचल है, कभी इधर भग रहा है तो कभी उधर भग रहा है, कहीं दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं तो कभी कानपुर के बारे में सोच रहे हैं, कभी अयोध्या में बैठे कि हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, कभी काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से मन जो होता है अलग अलग स्थानों पर पहुंच भी सकता है, मन की गति अलग है। तो समझ में आ रही बात है ना, कि थोड़ा सा आध्यात्मिक चीजें हो गई। तो अध्यात्म ही है यार, ये आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, ये आध्यात्मिक ही चीजें हैं। क्योंकि दर्शन जो होता है कहीं ना कहीं पे अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये सारी बातें बतानी तो मजबूरी ही में है। बाकी मैं आपको कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ सत्यनारायण जी की, ये बात मत सोचिएगा। चलिए चौथी बात क्या भाई? चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि यह एक पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व है। क्या? यह एक पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व है, परमात्मा मात्र मानव की कल्पना है। प्रयोजनवाद सीधे खंडन करता है परमात्मा का, कि परमात्मा जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्या? परमात्मा नहीं है, केवल मानव की कल्पना ही परमात्मा है, ठीक है। सारा का सारा जो क्रिया है या फिर सारा का सारा जो आपका ब्रह्मांड है, ये केवल पदार्थ के द्वारा ही बना है। पांचवा सिद्धांत प्रयोजनवादी कहते हैं कि मानव इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्या? मानव जो है इस सृष्टि का कैसा है? सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। कौन मानता है? ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं कि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और ऐसा प्रकृतिवादियों ने भी माना है कि मनुष्य संसार का सर्वोत्तम रचना है या प्राणी है। ये तो तीनों मानते हैं ना। पांचवा। छठवा अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर इसमें क्या बताएगा कि जो मानव की क्रिया होती है, सॉरी, जो मानव विकास होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया के तदुपरांत होता है। जबकि प्रकृतिवादी क्या मानते हैं कि मानव विकास जो होता है एक प्राकृतिक क्रिया, मानव विकास प्रकृतिवाद के अनुसार एक प्राकृतिक क्रिया है, और मानव विकास भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर है, ये आदर्शवाद मानता है। जबकि जबकि मेरे प्यारे दोस्तों, जबकि बात की जाए किसकी? जबकि बात की जाए किसकी भाई? बात की जाए अगर इसकी प्रयोजनवाद की, तो प्रयोजनवाद क्या कहता है कि मानव विकास क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ओके। वहीं सातवां सिद्धांत इसका कहता है, सातवां सिद्धांत कहता है कि मानव जीवन का उद्देश्य सुखमय जीवन व्यतीत करना। क्या? मानव जीवन का उद्देश्य सुखमय जीवन व्यतीत करना। ये भी उसमें भी बताया गया था और इसमें भी बताया गया। ओके, सुखमय जीवन व्यतीत करना ही, यानी कि प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद दोनों लोग सुख की अनुभूति के लिए बताते हैं, ठीक। आठवीं बात क्या है? आठवां सिद्धांत क्या है कि सुखद जीवन प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान से ही व्यतीत हो सकता है। इसलिए प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे, इसके लिए बताया गया। नौवां सिद्धांत इसका दिया गया कि इस जीवन के लिए जो आपको मिला है, कोई निश्चित आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती है कि आप यही यही करोगे। कोई ये नहीं है, कोई संहिता नहीं जो है दी गई है। ये चीजें हैं, संहिता माने होता है विचार, ठीक है। कोई या फिर कोई जैसे संविधान है तो कोई मतलब ये नहीं कि आप इसी बाउंडेशन में या फिर इसी यही कर सकते हैं, ये सब कोई चीज़ नहीं।
10वीं बात इसमें बताई गई है कि सत्य क्या है, शाश्वत नहीं है। सत्य क्या है, शाश्वत नहीं, मतलब कि सत्य हमेशा नहीं रहेगा। ओके, 11वीं बात क्या है, कही गई कि परिस्थितियों के साथ समायोजन इसमें आवश्यक बताया। प्रयोजनवाद ने क्या बताया कि परिस्थिति जैसे जैसे बदल रही है उसके हिसाब से आप भी बदलते रहो, नहीं तो प्रकृति आपका क्या क्या कर देगी, इलिमिनेशन कर देगी, आपका प्रकृति खात्मा कर देगी। आपने जिराफ वगैरह वाला उदाहरण तो सुना ही होगा, डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या कहता है, डार्विन कहते हैं कि जो है दो प्रकार के जिराफ थे, एक लंबे गर्दन वाले, एक छोटे गर्दन वाले। अब हुआ क्या कि प्रकृति यानी कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, और जो लंबी गर्दन वाले रहे वो तो प्रकृति के हिसाब से बदल ली अपने आप का, जब उसी जलवायु में ढल गए। लेकिन जो है छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, कहे नहीं नहीं हम काहे ढलेंगे प्रकृति के हिसाब से, आने तो जो होगा देखा जाएगा। तो भाई प्रकृति वो धुरकुंड दी, मतलब कि ढकेल दिया उनको, तुरंत उसमें ख़त्म हो गए और जीवन उनका नष्ट हो गया। और आज देखेंगे आप, आज क्या लंबी गर्दन वाली मतलब कि छोटी गर्दन वाली जिराफ है, नहीं है, लंबी गर्दन वाली जिराफ है। जबकि ये पूरा का पूरा सत्य नहीं माना जा सकता। इसकी आलोचना भी की गई इस वाद की, डार्विनवाद की। लैमार्कवाद आए, लैमार्क ने कहा कि नहीं मतलब कि गर्दन मतलब छोटी गर्दन की जिराफ ही हुआ करते थे पहले, गाय भैंसों की तरह। हुआ क्या कि जंगल में पानी भर गया, वहाँ पर नीचे की जो घास चरते थे जिराफ लोग वो सूख गई। धीरे धीरे क्या किया, पेड़ों की पत्तियाँ लपक लपक कर जिराफ खाने लगी। इसके कारण से क्या हुआ, अगली टांगों का और गर्दन का प्रयोग ज़्यादा किया, और इसके कारण से क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके जो है जब नीचे की पत्तियाँ खत्म हुई और लपक लपक कर खाने लगे। इसके तदुपरांत क्या हुआ, दिन प्रतिदिन लगातार ये अनुवांशिक प्रक्रिया चलती रही, लगातार ऐसे करने से जिराफ की अगली टांग और गर्दन लंबी हो गई। ये बात जो है लैमार्क कहते हैं, लेकिन इसकी भी कटु आलोचना की गई विद्वानों के द्वारा। तो आपको समझना यहाँ पर ये है कि जैसे वो आज जिम करते हैं जो लोग, उनको पता होगा कि लगातार अगर आप जो है उठाएंगे कुछ, जिस अंग का प्रयोग ज़्यादा करेंगे वो अंग ज़्यादा आपका बड़ा होगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा मोटा होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो वही लैमार्क ने कहा। लेकिन अब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग विषय वस्तु पर चले जाएंगे। तो भाई जो है परिस्थितियों के साथ समायोजन आपको आवश्यक है, ओके, नहीं तो प्रकृति आपको खत्म कर देगी। 12वां चीज़ क्या है कि रूढ़िवादी परंपराएं कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रयोजनवाद मानता है। वही 13वां इसका ये है, 13वां उदाहरण दिया इसने कि मतलब कि कहा कि राज्य जो है मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए निर्मित एक संस्था होती है, मतलब कि मानव के द्वारा एक संस्था बनाई गई है। तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक संस्था होती है, कौन, राज्य। ओके, तो क्लियर हो गई बातें। तो प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद, ये तीनों आपकी समझ में आ गया होगा निश्चित तौर पर। अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है मेरे भाई, विश्व भारती के क्या उद्देश्य हैं। विश्व भारती, विश्व भारती क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। विश्व भारती क्या है भाई, तो किस विश्व भारती जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक प्रकार से एक विचारधारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही दी है। क्या दी है, विश्व भारती के बारे में उन्होंने बताया है। तो विश्व भारती के बारे में उन्होंने जो है मुख्य रूप से 3 उद्देश्य दिए हैं। तो उसी उद्देश्य को अगर यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो क्या है वो 3 उद्देश्य, आइए समझते हैं। पहला उद्देश्य है टैगोर जी का कि पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों को, पूर्व माने जो पूर्व की है, यानी कि जो अपने इधर की हैं, तो वो, ठीक, तो जो पूर्व की हैं अपनी, जो पूर्व की, पूर्व मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक पश्चिमी देश होते हैं, पूर्व की देश होते हैं, तो दोनों में एक प्रकार से समायोजन के बारे में इन्होंने बात कही। कहा क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों को, विशेष करके उन्हें जो भारत में जन्मी हैं या जिन्होंने भारत के आश्रम में शरण लेकर के विकास पाया है, या फिर पढ़ना है या फिर पढ़ाना है, तो ये चीज़ें, तो ये पहली ही हो गई। दूसरी क्या बताई इन्होंने कि प्रसन्न मतलब प्रसन्न संतुष्ट ग्रामीण मानवीय जीवन की नींव डालने के लिए ग्रामीण पुनर्रचना संस्था की स्थापना करना, ये दूसरा उद्देश्य था इसका विश्व भारती का। तीसरा उद्देश्य विश्व भारती का ये था कि पूर्व और जो पश्चिम है, तो पूर्व और पश्चिम के बीच में एक जीवित संबंध स्थापित किया जाए। कैसा, एक जीवित संबंध स्थापित किया जाए, या फिर इसका स्थापित करना इसका उद्देश्य था, ताकि क्या हो, सांस्कृतिक संबंध को प्रोत्साहित मिल सके, और सांस्कृतिक संबंध को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य था। अंतर जातीय संबंध और समझ को बढ़ावा तथा आधुनिक युग के सर्वोच्च मिशन मानवता में एकता की स्थापना करना इसका परम और चरम लक्ष्य भी था। तो कहीं ना कहीं पे मानवता में एकता की स्थापना की पूर्ति करना भी इसका लक्ष्य था। ये 3 लक्ष्य थे जो कि हमने आपको बता दिए, निश्चित तौर पर आप आसानी समझ गए होंगे। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया है, क्या प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन कार्यों के लिए हुई। रामकृष्ण
मिशन की स्थापना किन कार्यों के लिए हुई? बड़ा अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की बात की जाए तो स्वामी जी के सानिध्य में हुआ रामकृष्ण मिशन की बात। ओके, तो रामकृष्ण मिशन की बात की जाए तो इसमें जो है इसकी स्थापना किन कार्यों के लिए हुई है, तो आइए बात करते हैं कौन कौन से कार्य हैं भाई। तो पहला कार्य इसका ये था कि किस कार्य के लिए हुई, तो पहला कार्य था कि चिकित्सालयों की स्थापना तथा चिकित्सीय सुविधाओं को उपलब्ध करवाना इसका पहला कार्य था, कि डॉक्टरी वगैरह वाला जो है उसको उपलब्ध करवाना। दूसरी रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसीलिए की गई, इस कार्य के लिए की गई कि शिक्षालयों की स्थापना और शिक्षा का प्रचार किया जा सके या शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। ओके, तो ये है। तीसरा कार्य क्या है इसका, मातृत्व सुरक्षा एवं कल्याण कार्य, क्या माताओं की सुरक्षा करना और उनका कल्याण करना। ओके, चौथी बात क्या है, जनसंपर्क का कार्य, जनसंपर्क का कार्य भी रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसीलिए की गई थी इस कार्य के लिए। और दलितों के उत्थान के प्रति भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं दलित उत्थान का कार्य भी रामकृष्ण मिशन का ही जिम्मा रहा। और तो वहीं आपका छठवां हो गया पुस्तक प्रकाशन एवं वितरण कार्य करना, तो ये भी एक प्रकार से रामकृष्ण मिशन की ही स्थापना के कार्य रहे हैं। और सॉरी, सातवां आप लिख सकते हो कौन सा कार्य, सातवां आप कार्य बता सकते हो वाचनालय जो संचालन है उसका कार्य, तो वाचनालय संचालन का कार्य भी रामकृष्ण मिशन की द्वारा ही संभव हो सका। वहीं आठवां कार्य इसका ये था कि सहायता व सेवा कार्य, ठीक है, सहायता व सेवा करना, तो ये भी। और नौवां कार्य आप बता सकते हो कौन सा, श्रमिक उद्धार एवं उसका उत्थान, तो श्रमिक उत्थान जो है उद्धार एवं उत्थान कार्य, ये भी इसका कार्य था। दसवां कार्य इसका ये था कि आध्यात्मिक, दसवां कार्य क्या था, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान संबंधी कार्य। क्या क्या कार्य था भाई, सांस्कृतिक, क्या क्या कार्य थे, एक बार फिर से सुनिए, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्य, क्या सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्य, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान संबंधी जो कार्य थे, ये भी कहीं ना कहीं पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना के ही जो है द्वारा संपन्न हुआ। तो इसीलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं कार्यों से की गई है, इन्हीं कारणों से की गई। निश्चित तौर पर आप बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि मांटेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मांटेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करें। मांटेसरी, मेरिया मांटेसरी इनका नाम है, और मेरिया मांटेसरी की आपने नाम ही सुना होगा मेरिया मांटेसरी का। और शिक्षा की प्रक्रिया को इन्होंने स्पष्ट किया है, और क्या कहा है, क्या कहा, मतलब कि शिक्षा, इनके अनुसार शिक्षा के कई उद्देश्य थे। और मेरिया मांटेसरी का कहना था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जो होता है उसका व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करता है। क्या बालक व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करता है, और उसका समग्र और समयक क्या होता है, विकास होता है, चौतरफा विकास होता है। शिक्षा के द्वारा बालक का शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, कई प्रकार के विकास होते हैं। मांटेसरी मानती ये है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया होती है जो बालक को जीवन के कार्य जो कलाप होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उनसे परिचित करवाती है, और विकास का, मानव जाति के विकास से सामंजस्य स्थापित करती है। और मांटेसरी के विचार के अनुसार अगर बात की जाए तो इसी को सच्ची मतलब कि रूप में शिक्षा कहा जाता है। और इसी बात को टोजियर महोदय भी कहते हैं, इसी बात को मानते हुए मांटेसरी की बात को कहते हुए कहते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति के विकास का मानव जाति के विकास से सामंजस्य स्थापित करती है, ये बात। ओके, तो अब मांटेसरी के शिक्षा के उद्देश्य का कार्य है भाई, इसको समझ लीजिएगा। उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य इनका ये है शिक्षा का कि शिशु में शारीरिक एवं इंद्रिय शक्तियों का क्या हो, विकास हो, यानी स्फुरण हो, नई नई शक्तियां उसके अंदर आए, नए शारीरिक विकास हो उसका। तो ये विकास कहीं ना कहीं पे चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे इंद्रिय विकास हो, चाहे उसके ज्ञान से संबंधित विकास हो, तो ये चाहती थी मेरिया मांटेसरी किस प्रकार का विकास हो सके, तो इनके शिक्षा का उद्देश्य यही था। दूसरा शिक्षा के क्यों ली जाए भाई, दूसरा शिक्षा इसलिए ली जाए, इसका उद्देश्य था शिक्षा का, इनके द्वारा बताएगा। मांटेसरी ने क्या बताया, मांटेसरी ने कहा कि शिशु का सर्वांगीण विकास हो, किसका, शिशु का क्या हो, सर्वांगीण विकास, यानी चौतरफा विकास हो। तीसरा क्या, आप तो लिख ही लोगे ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। चलिए, तीसरा क्या है, परिस्थिति के अनुरूप ढालने की योग्यता उत्पन्न करना। क्या, परिस्थिति के अनुरूप ढालने की योग्यता उत्पन्न जो है होती है शिक्षा के द्वारा, तो इसीलिए शिक्षा ग्रहण की जाती है। चौथा उद्देश्य इसका ये रहा कि शिशु में व्यवहारिकता के गुण उत्पन्न करना, ये भी इसका उद्देश्य रहा।
वहीं पांचवा उद्देश्य क्या रहा कि समस्याओं का दृढ़ता से सामना करना, तो ये भी इनका उद्देश्य रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये 3-4 प्रकार के उद्देश्य जो हमने 5 प्रकार के बताए, यही आप अगर लिख देंगे निश्चित तौर पर आपका जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछे कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य रहे हैं, तो फ्रोबेल की बात की जाए तो शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने बताया कि बच्चे को इस बात का ज्ञान कराया जाए कि विभिन्न पदार्थों में एक निरंतर एकता निवास करती है और वस्तुतः संपूर्ण सृष्टि की अनेकता में एकता एवं एकता में अनेकता का बोध कराना ही फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का क्या रहा है, मुख्य उद्देश्य रहा है। और बच्चे को इस तथ्य का कि वह उसी सार्वभौमिक एकता का भी एक अंश है, उसी का ज्ञान कराना शिक्षा की सार्थकता है, ऐसा फ्रोबेल मानते हैं कि भाई जो है एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, तो ये चीज़ें हैं, मतलब हर एक वस्तु में जो है अनेकता है और उसी में एकता स्थापित करने का कार्य शिक्षा के द्वारा दिया जाता है, ऐसा मानते हैं फ्रोबेल महोदय। तो ये चीज़ें हैं, आगे समझते हैं थोड़ा सा और मुद्दों को। 10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया भाई, तो स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा का उद्देश्य अगर बात की जाए तो क्या रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो इनके बात की जाए स्वामी विवेकानंद जी की, तो स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के कई उद्देश्य हैं और इनका उद्देश्य शिक्षा मतलब क्या है भाई, कि पूर्ण मानव का निर्माण हो सके, पूर्ण मानव का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य रहा है। और तमाम सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य इसका आप क्या लिखेंगे, पहला उद्देश्य लिखेंगे कि शारीरिक विकास का उद्देश्य, बच्चे का क्या हो, शारीरिक विकास हो, इसीलिए शिक्षा दी जाए। दूसरा क्या इनका उद्देश्य रहा है कि मानसिक विकास और प्रतिभा का उद्देश्य हो, मानसिक विकास यानी उसके अंदर इमोशन आए, जो है दुख सुख, ये फीलिंग उनके अंदर, प्यार घृणा, इस प्रकार की फीलिंग उसके अंदर आई, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। उसकी जो अंदर की प्रतिभा उसको जगाने का कार्य भी शिक्षा के द्वारा किया था, तो ये भी एक प्रकार से शिक्षा का ही उद्देश्य है। वहीं तीसरा उद्देश्य शिक्षा का क्या बताया, तीसरा उद्देश्य शिक्षा का बताया स्वामी जी ने, क्या बताया, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, जीविकोपार्जन माने कि जीवन जीने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है, तो ये उद्देश्य। चौथा उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण, चरित्र निर्माण यानी कि जो आपका कैरेक्टर है वो अच्छे तरीके से रहे, आपका चरित्र ठीक ठाक रहे, तो चरित्र निर्माण के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये कई प्रकार के उद्देश्य शिक्षा के रहे हैं, जो कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। आइए हम आगे समझते हैं और भी मुद्दों को। तो ये आपके प्रश्न हो गए लघु उत्तरीय टाइप, मतलब अति लघु उत्तरीय टाइप के सारे प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं इनको लेकर के मैं किसी दिन और वीडियो बना दूंगा। अगर आप जो है बताएं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा, नहीं तो आप इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा अपने जो है टॉपिक में, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके 200 शब्दों में देने हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए सभी प्रश्न यहाँ से करने। हमने आपको जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को इतना डीपली में समझा दिया ताकि आपको अगर वहीं से दीर्घ उत्तरीय अगर पूछ लिया जाए, लघु उत्तरीय पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर करने हैं, खंडबाद से 200 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना है। हालांकि चलिए एक आध दो प्रश्न के उत्तर भी हम समझ ही लेते हैं। पहला क्या है अभी, पहला आपका है, पहला क्या है आपका कि मॉन्टेसरी पद्धति के गुण एवं दोष बताइए। मॉन्टेसरी पद्धति के गुण और दोष आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपके समक्ष आ गया। मॉन्टेसरी जो थी मेरिया मॉन्टेसरी, उनके द्वारा जो शिक्षा पद्धति दी गई उसके कई गुण हैं, कई दोष भी हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं इनके। ओके, तो गुण की बात की जाए मेरिया मॉन्टेसरी की, तो गुण की बात की है तो पहला गुण इनका ये रहा कि मॉन्टेसरी की जो पद्धति है उसका आधार कैसा है, वैज्ञानिक है, और वे अनुभव एवं निरीक्षण पर बल देती हैं। कौन, मॉन्टेसरी जी, इसीलिए इसका एक गुण है ये। दूसरा गुण इनका ये है कि बाल मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, इन सभी पर आधारित इनकी पद्धति है, इसलिए ये भी अच्छी है। तो तीसरा इसका गुण ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया इन्होंने, किस पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, ये भी एक प्रकार से इसका गुण है। चौथा गुण आप लिख सकते हो क्या, कि विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री यानी कि देखने वाली जो सामग्री है उसके द्वारा शिक्षा दी गई है इनके, मतलब कि आप जो चीज़ें शिक्षा दें उसको दिखा दिखा करके दें। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग अगर मैं करता अपने वीडियो के माध्यम से, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मॉन्टेसरी ने जो जो गुण बताए, जो जो दोष बताए, वो आपकी स्क्रीन पर छप जाना चाहिए। तो ये दिखाई दे करके पढ़ाया जाए, इससे ज़्यादा जो है रुचि पैदा होती पढ़ने में, ज़्यादा अच्छा लगता है स्टूडेंट को। लेकिन अब क्या करें भाई, मुझे आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको समझ जो है अकेले सारे कार्य करने में बड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है, आपको पता ही होगा।
कंटेंट तैयार करना है और मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ। आने वाले समय में मैं कार्य कर रहा हूँ उस पर, तो मैं हो सकता है बोर्ड वोर्ड डिजिटल वगैरह अगर लगवाऊँगा तो उसके लिए मैं भी थोड़ा सा कलेक्शन कर रहा हूँ, थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए मेरी, फिर उसके बाद में फिर आसानी से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ो आराम से, आप लोग मज़े करो आराम से, खूब अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे यार। 100% मैं देता हूँ अपनी पढ़ाई में, जितना भी बताता हूँ उसको पहले मैं कम से कम नहीं तो 5-6 बार एक बार देख लेता हूँ कि हाँ भाई इसको कैसे किस तरीके से और पढ़ाना है, इसमें क्या ऐड किया जाए ताकि एग्जामिनर प्रभावित होकर बच्चा लिख दे कुछ, तो वो चीज़ होती है। जो किताब में लिखा है वही सब कुछ नहीं है। आपने आपके भगवान ने, आपने जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, उस ईश्वर ने आपको एक मस्तिष्क दे रखा है और उस मस्तिष्क का प्रयोग करना आपका परम दायित्व है। अगर आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग या जो भी अंग आपके पास है शरीर में उसका उचित प्रयोग आप नहीं करते हो तो आप निरर्थक हो पृथ्वी पर। भगवान ने आपको जो पृथ्वी पर भेजा है उसका कोई आपने अगर लक्ष्य जो आपका है उससे आप विलीन हुए या फिर उससे आप विहीन हुए तो निश्चित तौर पर आपका प्रकृति इलिमिनेशन करेगी, निश्चित तौर पर, अगर आपने अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं किया तो। ओके, चलिए। हाँ, और पांचवा गुण इसका क्या है मांटेसरी पद्धति का, कि अनुशासन पर ये बल देती है। किस पर? अनुशासन पर बल देती है। और छठवीं बात इसमें ये है कि जो है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों के द्वारा जो है शिक्षा देना, इनमें महत्व बताया गया है। और इसमें खेल प्रणाली के द्वारा शिक्षा पर विशेष प्रबंध किया गया है मांटेसरी पद्धति में। और इस साथ साथ आप बता सकते हो कि सामाजिक गुणों एवं मानसिक शक्तियों के विकास का महत्व बताया गया है। भाषा सीखने एवं गणित में योग्यता प्राप्त करने का विशेष तरीका भी बताया गया। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें है जो कि इसके गुण को निर्धारित करती हैं। अब आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार इसके दोष क्या हैं। देखिए दोष इसके ये हैं, पहला दोष इसका ये है मांटेसरी पद्धति का कि यथार्थता को अधिक महत्व दिया गया है। किसमें? इसमें यथार्थता को अधिक महत्व दिया गया है। दूसरा क्या? यथार्थता माने सत्यता को। दूसरा क्या? मतलब कि अत्यधिक स्वतंत्रता के कारण से क्या हो जाएगा? अनुशासनहीनता की संभावना बन जाएगी। और मांटेसरी जो है क्या बताई है, मांटेसरी पद्धति की बात की जाए तो मांटेसरी पद्धति में बताया गया क्या भाई? मांटेसरी पद्धति में बताया गया है कि जो है अनुशासन तो बताया गया है लेकिन बच्चे को स्वतंत्र भी छोड़ा जाए, ऐसा भी बताया गया है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, तीसरा इसका दोष ये है मांटेसरी पद्धति का कि शैक्षिक उपकरणों से ज्ञान को एकांगी विकास की संभावना हो सकती है ज्ञान के, तो ये भी बताया गया। ओके, वही और क्या बताया गया? वही चौथा बताया गया। इनके दोष ये था कि मांटेसरी की पहले लेखन शिक्षण की जो है अवधारणा कैसी है? विवादास्पद है शुरुआत की। तो ये चीज़ें। पांचवा दोष इसका ये है कि सामाजिकता के विकास की ओर ध्यान कम दिया है इन्होंने। और छठवीं आप विशेषता मतलब कि इसकी दोष बता सकते हो कि मांटेसरी पद्धति समय की अधिकता एवं अधिक मतलब कि रुपये पैसे की दृष्टि से की बात की जाए तो ज़्यादा महंगी पड़ेगी, समय ज़्यादा लगेगा। और यही दोष देख करके खास करके यही दोष था इस पद्धति में, इसीलिए शायद हमने आपको नहीं दिया। लेकिन ये दोष नहीं है कि अधिक समय लगेगा, लेकिन उनके खास करके उसके लिए तो अधिक समय लगेगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे कि दोष तो है ये है भाई। दोष क्या है? दोष तो है ये है कि ज़्यादा समय लगे अगर किसी व्यक्ति का, बच्चे का, या और ज़्यादा पैसा खर्च हो उसके माँ बाप का, तो ये एक प्रकार से दोष ही है। लेकिन फिर भी दोष वगैरह होते हुए भी बड़ी अच्छी पद्धति है इनकी। सातवां है कि बालकों पर कार्य की अधिकता के कारण से क्या हो जाएगा? मानसिक दबाव ज़्यादा पड़ जाएगा, इसीलिए बच्चे क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चे अपराधी भी निकल जाएं। मानसिक तनाव के द्वारा क्या होते हैं? बच्चे शराबी निकल जाएंगे। जब मानसिक प्रेशर होगा, टेंशन में बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है इधर उधर की चीज़ें, सिगरेट और सुट्टा लगाएंगे। तो ये चीज़ें, सुट्टा समझ रहे हैं? सिगरेट को कहा जाता है। तो ये धूम्रपान वगैरह करेंगे तो ये चीज़ें गलत बात है। मद्यपान का निषेध है। इस वीडियो का मकसद मेरा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी धूम्रपान पर विशेष बल नहीं देता, मतलब कि उसको प्रचार या फिर ऐसी कोई मेरी मंतव्य नहीं है। ये बात मैं बोल दे रहा हूँ, उन्हें किसी प्रकार का कोई क्लेम आ जाए, ये चीज़ समझिए। मतलब मैं सर्वथा इसके खिलाफ हूँ, चाहे वो आप कोई तंबाकू खा रहे हो या कोई मद्यपान का सेवन कर रहे हो। मद्यपान आप लोगों को हमने पढ़ाया होगा सेकंड, अब अगर आप लोगों ने समाजशास्त्र लिया होगा तो उसमें हमने मद्यपान एक चैप्टर है, उसमें हमने खूब पढ़ाया। इतना कारण है यार इसका, इतना कारण है कि कैसे कोई दारू पीता है, कैसे कोई सिगरेट पीता है, या फिर कैसे कोई गुटखा आस्की और सुर्ती खाता है। तो ये चीज़ होती है। ओके, तो ये इसके भी कई दोष हैं, लेकिन इन दोषों के होते हुए भी मांटेसरी पद्धति शिक्षा जगत में योगदान इनका कम नहीं है, ठीक ठाक माना जाता है।
और बड़ी अच्छी पद्धति है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं भाई। तो ये एक प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया आपको। अब आपको भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको तमाम सारी चीज़ें बता देंगे। हालांकि देखिए अब यहाँ पर भी प्रश्न अच्छा आ गया यार। और करके प्रश्न क्या दिया गया है, किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। किंडरगार्टन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? किंडरगार्टन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है भाई। किंडरगार्टन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? किंडरगार्टन प्रणाली की बात की जाए तो एक व्यक्ति फ्रोबेल महोदय को आपने आप लोग जानते होंगे। तो फ्रोबेल महोदय ने शिशु शिक्षा के क्षेत्र में एक जो है अभिनव विचार प्रस्तुत करा और इनका प्रयोग किया और उसको प्रयोग करके मानव समाज के निवास में क्या किया, जो है अभूतपूर्व योगदान दिया। और उसी पद्धति का मूलतः खेल के द्वारा शिक्षा देते हुए सिद्धांत पर आधारित है। मतलब खेल के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, किंडरगार्टन प्रणाली खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए ऐसा बल देती है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात की जाए तो प्रतिपादन से पहले ही जर्मनी के स्कूल जो बच्चे हैं उनके लिए खेल के समान थे और उनको खेल पर आधारित करना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। स्कूल को एक अरुचिपूर्ण स्थान से रुचिपूर्ण स्थान में परिवर्तित करना इसका मूल उद्देश्य था कि जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं और जब स्कूल में खेल वगैरह देखेंगे तो जाएंगे वहीं पर खेलने के लिए। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि बच्चों का खेलने में मन ज़्यादा लगता है और जब वो खेल स्कूल में पाएंगे, जो घर पर खेलना नहीं पाएंगे तो बच्चे स्कूल में खेलना पाएंगे, तो इसीलिए स्कूल जाने के लिए जो है दौड़ेंगे वो। तो ये चीज़ है। ओके, क्लियर हो गई बातें? तो ये समझिए। तो मॉन्टेसरी जो है किंडरगार्टन प्रणाली यही है कि आपका स्कूल को ज़्यादा रुचिपूर्ण बनाया जाए। तो किंडरगार्टन जो थे, मतलब किंडरगार्टन जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका हिंदी अनुवाद अगर बात की है तो इसका मतलब होता है बाल उद्यान। क्या होता है? बाल उद्यान। और फ्रोबेल महोदय ने विद्यालय को उद्यान तथा शिक्षक को माली का स्थान दिया है। क्या बताया? फ्रोबेल ने कहा कि विद्यालय जो है एक उद्यान है, यानी एक बगीचा है और उस बगीचे का माली कौन है? वो कौन है भाई? वो माली कौन है? शिक्षक है। और जितना शिक्षक माली शिशु को विकास के स्तर पर पहुंचाने में सहायक होता है, जैसे माली पौधे के विकास में जो है क्या करता है? माली जो होता है पौधे के विकास में क्या करता है भाई? मात्र सहायक होता है कि हाँ थे पानी वगैरह डाल दिया बस, बाकी जो है पौधा अपने बढ़ रहा है। ठीक उसी मतलब पौधे का विकास तो बीज की आंतरिक शक्ति पर ही निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से जो शिशु होता है उसका विकास उसकी आंतरिक शक्तियाँ जो हैं, उसकी आंतरिक प्रवृत्तियाँ जो है बच्चे की, उसके आधार पर ही उसका विकास होता है। लेकिन शिक्षक जो होता है उसको एक दिशा निर्धारित करता है कि हाँ ऐसे ऐसे आपको क्या करना है। ठीक, तो माली की भांति इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से फ्रोबेल ने अपने बाल विद्यालय को बाल उद्यान कहा, यानी किंडरगार्टन। बाल उद्यान, किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बाल उद्यान, यानी कि बालक का बगीचा। ओके, या बालक का बगीचा, या फिर किसको कह सकते हैं? बाल उद्यान, यानी बालक का बगीचा। और उस बगीचे का मालिक कौन है? शिक्षक है। ओके, तो विद्यालय क्या है? एक बगीचा है। जिस बगीचे का मालिक कौन है? टीचर है। टीचर उसको थोड़ा सा दिशा दे, यही सब चीज़ें हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे समझते हैं। अगला आपका है तीसरा नंबर प्रश्न, क्या है? डाल्टन पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी डालिए, मतलब प्रकाश डालिए। डाल्टन पद्धति क्या है? डाल्टन पद्धति को अंग्रेजी में डाल्टन प्लान कहा जाता है। और डाल्टन पद्धति की बात की जाए तो यह प्रदत्त कार्य जैसी एक विधि होती है और उसी के समान गुण दोष भी इसमें पाए जाते हैं। और अंतर केवल यह है कि पूरे वर्ष के कार्य का क्षेत्र, मतलब कि ठेका जो है इसमें दे दिया जाता है कि यहाँ 1 साल का आपका पूरा का पूरा ये कार्य है और ये आप इसको कार्य करोगे इस पद्धति में। जिससे क्या होता है कि प्रत्येक बालक अपनी सुविधाओं और अपनी योग्यता के अनुसार जो है उस कार्य को संपन्न करता है और पूरे वर्ष का कार्य समाप्त कर लेने पर छात्र को अगली कक्षा की तैयारी करने की छूट रहती है। तो ये डाल्टन प्लान है। ओके, और एक ही शिक्षा के विभिन्न छात्रों की विभिन्न विषय संबंधी उपलब्धियां अलग अलग होती हैं और कक्षा का सामान्य तालमेल नहीं हो पाता है और विद्यार्थी जो होते हैं दिन भर अपने ढंग से विभिन्न विषयों का कार्य करते हैं और आवश्यकता अनुसार अध्यापक के पास जाकर के उसकी सहायता से अपनी जो समस्याएं होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उनको दूर भी करते हैं और आगे की कार्य योजना पर भी विचार विनिमय जो है कर लेते हैं। विचार विनिमय माने होता है विचारों का आदान प्रदान कर लेना, तो विचार विनिमय कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं किंडर का मतलब कि डाल्टन पद्धति कहती है कि पूरी कक्षा को सामूहिक निर्देश देने के लिए विभिन्न अध्यापक योजना अनुसार अलग अलग समय निर्दिष्ट कर दिया जाता है, जिसमें पूरी कक्षा को एक साथ बैठ करके विचार विमर्श का अवसर भी मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक विषय सामग्री, मतलब विषय संबंधित प्रगति विवरण जो है रखने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त पूरी कक्षा की समान प्रगति एवं प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि का भी अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन किया जाता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पेश की है और यह विधि भारतवर्ष के लिए विशेष
उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पर्याप्त दक्ष, अनुभवी और जो है अध्ययसायी अध्यापकों की कमी जो है यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। और इसके अतिरिक्त पूरे विद्यालय की समस्त कक्षाओं के समस्त छात्रों को समस्त विषयों के लिए उनकी रुचि और प्रगति के अनुसार उनको सुविधा प्रदान करना साधारणतः संभव नहीं होता यहाँ पर। और प्रयोगशालाओं में उपकरणों, पुस्तकों एवं अध्यापकों के लिए वर्तमान संदर्भ में सर्वथा अव्यवहारिक ही लगभग इस समय जो है जान पड़ती है। तो डाल्टन पद्धति यही है। ओके, 1 साल का पूरा ठेका सा दे दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आर करके दिया गया कि सीरीज, अब देखिए इसमें आर करके मतलब है कि चाहे ये वाला प्रश्न आप करो, चाहे इसके स्थान पर ये कर दो। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, श्री अरविंद जी के दर्शन मतलब जीवन दर्शन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अरविंद जी के जीवन दर्शन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। अरविंद जी के जीवन दर्शन के बारे में प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न है, अरविंद जी के बारे में पूछा गया है। तो अरविंद जी के जीवन दर्शन की बात की जाए तो भारतीय शिक्षा दर्शन में महर्षि अरविंद जी का जो है आध्यात्म मतलब कि आध्यात्मवादी शिक्षा दर्शन को इन्होंने जो है नया रूप प्रदान किया है महर्षि जी ने, अरविंद जी ने। और अरविंद जी ने समाज दर्शन में दिव्य शक्ति का बोध और परम चेतना की प्राप्ति के दर्शन भी करवाए हैं। और हमारे देश के जो है प्रमुखतम शिक्षा शास्त्रियों में से बात की जाए, नाम आता है श्री अरविंद जी का। और इनका विचार ये था कि अन्य स्कूलों तथा मतलब जो विश्वविद्यालय हैं उनमें दी जाने वाली जो शिक्षा है उससे राष्ट्रीय मस्तिष्क मतलब कि और आत्मचरित्र राष्ट्रीयता के गुणों से संचित पतित क्षीण होने वाली है। और हमारे देश के अनुकूल शिक्षा भारतीय आत्मा, आवश्यकता एवं संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा इन्होंने कहा कि जो शिक्षा दी जा रही है हमारे स्कूलों में, हमारे जो है विश्वविद्यालयों में, ये राष्ट्रीय मस्तिष्क का विकास, आत्मचरित्र का विकास हो, ये सब दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे शिक्षा जो है भारतीय आत्मा या फिर भारतीयता के बारे में भी दी जानी चाहिए, आवश्यकता क्या है उसकी, उसके बारे में, और संस्कृति के जो है अनुरूप होनी चाहिए शिक्षा, ऐसा बताया। और अरविंद जी की बात की जाए, खास करके इन्होंने अपने जीवन दर्शन जो है कुछ इस प्रकार से बताए। जैसे कि पहली बात इन्होंने कहा अपने जीवन दर्शन में कि अरविंद जो हैं वो गेयवादी विचारक रहे हैं और वे विकास का लक्ष्य जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति का बोध को मानते हैं। वहीं दूसरी बात ये है कि मतलब कि दिव्य माने जो प्राप्त हुई है बच्चे के अंदर और मतलब प्रकृति के द्वारा। और दूसरी बात ये है कि जीवन का उद्देश्य परम चेतना की प्राप्ति है। क्या जीवन का उद्देश्य परम चेतना की प्राप्ति है, ऐसा कौन मानते हैं? श्री अरविंद मानते हैं। वहीं तीसरी बात ये मानते हैं कि चेतना के विकास में 2 तथ्य होते हैं, पहला प्राण, पदार्थ, मन, बुद्धि, इन सभी का समन्वय, और दूसरा उच्च स्तर की चेतना, यानी कि अनुवर्त जो होती है, मतलब चेतना अनुवर्त को प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं पे उच्च स्तर की जो चेतना होती है उसको प्रभावित करती है। तो ये चेतना का विकास 2 होता है, एक प्रकार से चेतना 2 विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। 2 प्रकार का चेतना का, एक प्राण, पदार्थ, मन, बुद्धि, इन सभी का समन्वय तरीके से करने का। आप कैसे समन्वय करेंगे, बुद्धि कब लगानी है, कब आत्मा का प्रयोग, कब मन का प्रयोग, ये तमाम सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। और चौथी बात वही ये कहते हैं कि विकास क्रम में अति मानसिक स्तर होता है और इसकी विशेषताएं सहज ज्ञान, अंतःप्रेरणा और दैवीय प्रकाश है। ये कई प्रकार की बातें ये मानते हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें? निश्चित तौर पर आपके डाउट क्लियर हुए। तो ये अरविंद जी के बारे में कुछ बातें थी। आगे हम बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के कुछ विचारों के बारे में प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया। देखिए अब मैंने तो सोचा था कि इसको बताएंगे नहीं, लेकिन अब प्रश्न आ ही रहा है तो अब समय थोड़ा सा मेरे पास कम है, लेकिन फिर भी आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। देखिएगा, महात्मा गांधी जी की बात की है तो प्रश्न है कि महात्मा गांधी के प्रौढ़ शिक्षा, सह शिक्षा और जो है प्रौढ़ शिक्षा और सह शिक्षा के प्रति क्या व्यवहार मतलब कि विचार हैं। तो महात्मा गांधी की बात की है तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं किसके प्रति, प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जो विचार व्यक्त किए हैं उसको मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। तो महात्मा गांधी का जो प्रौढ़ शिक्षा का है, उन्होंने कहा गांधी जी ने कि प्रौढ़ शिक्षा जन शिक्षा का ही क्या है, एक रूप है। और गांधी जी को इस बात का अतीव दुख था कि भारत के अधिकांश प्रौढ़ कैसे हैं, अशिक्षित हैं। गांधी जी बेसिक शिक्षा योजना के आधार पर प्रौढ़ों का शिक्षित करने की बात क्या करते थे। और उन्होंने 1945 की बात है, 1945 में सेवाग्राम में एक आयोजन हुआ, एक सम्मेलन हुआ। उसी में जो सम्मेलन का नाम था तृतीय अखिल भारतीय बेसिक शिक्षा सम्मेलन। और उसमें कहा था, क्या कहा था कि अभी तक
यद्यपि हमारी शिक्षा नई थी और हम लोग एक नए प्रकार के किनारे पर खड़े रहे और इसके फलस्वरूप हमारा कार्यक्षेत्र सीमित था। अब हमें किनारा छोड़ करके खुले समुद्र पर जाने को विवश किया जा रहा है और वहाँ केवल एक ध्रुव तारा को छोड़ करके हमारा प्रदर्शन करने वाला कोई नहीं है। हाथ का धंधा ही हमारा ध्रुव तारा है। हमारी शिक्षा का क्षेत्र केवल 7 वर्षों से 14 वर्षों की आयु के बालक की शिक्षा तक ही सीमित नहीं है और यह नई तालीम का कार्यक्षेत्र है, मतलब कार्यक्षेत्र बहुत अधिक है। वास्तव में मनुष्य के गर्भ में आने के समय से ही बात की जाए उसकी मृत्यु तक, जब तक मतलब कि पैदा नहीं होता है उससे पहले से, और जब मर नहीं जाता उससे जो है पहले तक उससे तो यहाँ तक शिक्षा जो होती कहीं ना कहीं मनुष्य सीखता रहता है। तो ये प्रौढ़ शिक्षा माने जब बच्चा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी कि जब प्रौढ़ हो जाए वो, ठीक है। एक होती है शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद में आती है खास करके आपकी प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में जो बड़े लोग हो जाएं, जैसे कि 24-25 साल के हो गए, उसके बाद में भी शिक्षा जो है दी जाए। तो इस शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचार थे, ये उन्होंने बल दिया और आगे बढ़ाया इसको। वहीं सह शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी, सह शिक्षा माने क्या होता है कि लड़की और लड़का साथ में पढ़ें। सह शिक्षा यही होती है को जो है एजुकेशन। तो को एजुकेशन माने होता है, इसके समर्थक गांधी जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस बात से कतराते भी हैं। गांधी जी की बात की जाए तो जो है गांधी जी सह शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि इस शिक्षा में निरीक्षण और निगरानी की विशेष आवश्यकता होती है। अगर सह शिक्षा हो रही है, लड़के लड़की साथ में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो टीचर का एक विशेष कर्तव्य वहाँ पर बनेगा। पढ़ाने ज़्यादा उसका ध्यान जाएगा कि यहाँ कौन लड़का जो है क्या कर रहा है, कौन लड़की लड़के से बात कर रही है या कैसे क्या हो रहा है, मतलब ये इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस टीचर को। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अब अभी कमेंट खोल करके अगर हम देख लें तो इतना ही लोग बतियाएंगे, मतलब अनचेक पंचा पता नहीं क्या क्या बोलेंगे उसमें। अब ना तुमने उसको देखा ना उसने तुमको देखा, कभी भी आप लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं, अब झूठे बात कर रहे हो, तुम कहाँ हो, ये है वो है, फलान धमाक, दुनिया भर का परपंच जो है इसी कमेंट में। लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है वो है क्या बोलते हैं उसको, कोई पंचायत अड्डा बना रखे हो। तो ये चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं पे इस सबसे ज़्यादा टीचर का फोकस, इसीलिए मैं कमेंट आपका ऑन ही नहीं करता हूँ। अब ब्लॉक करें तो कितनों को ब्लॉक करें, क्योंकि अब यहाँ तो कूपे में भांग पड़ी है। कूपे में भांग पड़ने का मतलब कि है एक दूसरे लोगों को नहीं। जैसे कृष्ण वाला था कि गोपियाँ थी तो उद्धव गए थे वहाँ पर समझाने, बड़े ज्ञानी बने थे उद्धव कि भाई प्रेम ना करो और भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ। और ये लोग ज्ञान चीज़ें मैं बता रहा हूँ, योग जो योग है, अष्टांग योग, षष्टांग योग, ये सबको सीखो तुम और ये सब जानो कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म निराकार मतलब है, उसको उसका कोई आकार नहीं, बिन पग चले चले सुनई बिन काना, ये सब बताने लगे उद्धव जाकर के अपना ज्ञान वहीं पर जो है पोथी खोले। तो गोपियाँ उनको कह रहे हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, कि ये तो बड़ा जो है व्यापारी आ गया है यहाँ पर जो है कहाँ पर गोकुल में, कहीं से यहाँ पर तुम्हारी ज्ञान जो है वो बिकने वाला नहीं है उद्धव, तुम पतली गली से निकल लो। और यहाँ पर जब कहें कि गोपियाँ कहती हैं कि यहाँ पर जब आप ही बताओ कि जैसे कि अब आपके सामने जो है रसपुंज रखा हो, मतलब रसकुंज समझ रहे हैं ना, रसपुंज या कुंज कुछ ऐसे मिठाई होती बड़ी सी छेना टाइप की। तो अगर वो मिठाई रखी हो तो आप जो है गुण काहे के लिए खाएंगे ना, समझ रहे हैं ना। अगर कोनो अच्छी चीज़ रखी है आपके सामने, वही का आनंद आप ले रहे हो, वही खा रहे हो, तो उसके स्थान पर कोई कड़वी चीज़ आपके पास आ जाए तो उसको खाएंगे नहीं, खाएंगे ना। अच्छी चीज़ है उसी का आनंद लेंगे। तो यही चीज़ है मेरे भाई, यही चीज़ ये है कि गोपियों ने कहा उद्धव से कि मुन्नवा ये बताओ कि जब भगवान श्री कृष्ण हमारे पास स्वयं साकार प्रतिमा है, साकार भगवान हमारे सामने हैं, हमने उनको देखा साक्षात, उनसे प्रेम किया, उनके साथ जो है नृत्य किया, ठीक है, और उनके साथ तमाम प्रकार की क्रीड़ाएं करी, खेला कूदा। तो कहीं ना कहीं पे जब हम भगवान के जो हमारे साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ये हैं, तो हम काहे के लिए जो है मरेंगे चल करके, योग फोक करेंगे, दुनिया भर का टिटिम्मा करेंगे, ये सब काहे के लिए करेंगे। तो मतलब उधर बेचारे वैसे चले गए मुँह लटकाए। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भैया अब आप ही जाओ, आप ही समझाओ, हमारे बस के बात कुछ है वे नहीं, ज्ञान वहाँ सब बेकार। उधर बड़े ज्ञान हो गया था तो घमंडी हो गए थे कि भाई ज्ञान है। कहा भी गया कि साहिब वक्त हो गुरूर ना हो, मैं पिया जाए सुरूर ना हो। ठीक, मतलब कि आपके पास पैसे हो, आपके पास गुरूर ना हो, आप थोड़ा सा सीना टाइट करके ना चलो, कॉलर खड़ी ना हो आपकी, ठीक है। तो ये सब होता है कि पैसे आ जाएंगे तो थोड़ा घमंडी हो जाता है आदमी। अब मैं पिया, मैं माने होता है कि मदिरा। अगर शराब पियो आप कहो कि हमारे नशे नहीं हुआ है, तो फिर ये कोई मान सकता, नहीं मानेगा ना। तो ये चीज़ें हैं।
तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं क्षणिक हैं, प्रेम और प्रेम सब क्षणिक है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम शाश्वत है, प्रेम सत्य है। लेकिन ऐसा भी प्रेम, आजकल का जो प्रेम है ये शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है, ये जीवन की आकांक्षा है, ये आपकी इच्छा है, अट्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं वो है। ओके, तो आप लोग खास करके इस पर ना फोकस करें अभी, लेकिन अब आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आप जैसा चाहें वैसा जिए। और मैं कुछ नहीं होता हूँ आपको समझाने वाला, हालांकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, जो भी करना है आप करिए। तो कहीं ना कहीं पे सह शिक्षा जो होती है, लड़के और लड़कियों को साथ में पढ़ने वाली जो शिक्षा होती है उसी को सह शिक्षा कहते हैं। अब महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी भी बड़े जो है होशियार हैं, कहते हैं कि समर्थन तो है भैया, इसका समर्थन तो हम करते हैं, लेकिन इसमें निरीक्षण करना पड़ेगा टीचर को, और निगरानी की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि सह शिक्षा का प्रारंभ परिवार से ही होना चाहिए। और लड़कों और लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। 8 वर्ष की अवस्था तक बालक और बालिकाओं को अवश्य ही एक साथ पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी देखिए क्या कह रहे हैं कि 8 साल तक अगर बच्चा और बच्चियां, मतलब कि लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ें तो ठीक है। यदि अच्छा वातावरण और मिल जाए, सुविधा मिल जाए बच्चे और बच्चियों को, लड़के और लड़कियों को, तो 8 दूनी 16, दुगुना बढ़ाए दो, 16 साल कर दो कि अच्छा ठीक है, 8 साल पहले कहा महात्मा गांधी, फिर 16 कर दो, 16 अच्छा वातावरण मिल जाए, ठीक ठाक मिल जाए तो 16 साल बढ़ा दो भाई। तो 16 वर्ष की अवस्था तक जो है उन्होंने बता दिया कि जो है उन्हें पढ़ाया जा सके। अब इसके बाद लड़कों और लड़कियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वे साथ साथ पढ़ना चाह रहे हैं या अलग अलग पढ़ना चाह रहे हैं। अब आप में से कोई ऐसा विशेष ही बच्चा होगा, कोई ऐसा बिररे बच्चा मिलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, कि वो चाहेगा कि मैं अकेला पढ़ूं। ज़रूर चाहेगा कि जो है, लड़के चाहेंगे क्लास में लड़कियां हों अच्छी अच्छी, लड़कियां चाहेंगी कि लड़के हों थोड़ा सा ठीक ठाक, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे अब अलग तो कोई चाहेगा नहीं, क्योंकि अब 16 साल तक बच्चे साथ में पढ़ के आए हैं, अब कैसे एक बार जुदा हो जाएंगे ना, झटका लगेगा। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं पे आप देखें तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो है 16 साल के बाद में बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, चाहे वो अलग पढ़ें चाहे एक में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और समाज को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार है कि सह शिक्षा प्रदान की जाए या नहीं की जाए, ये गांधी जी ने समाज पर छोड़ा है। क्योंकि उस समय जब गांधी जी थे, उस समय का समाज भी कुछ ऐसा था कि बच्चे बच्चियों को साथ में नहीं एक प्रकार से उतना ज़्यादा, तो लेकिन गांधी जी ने इसका एक प्रकार से थोड़ा सा समर्थन भी किया है। तो इससे स्पष्ट है कि गांधी जी सह शिक्षा का भार समाज पर छोड़ना चाहते थे, और वह कहते थे कि सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि सह शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों में भी दुविधा है, और गांधी जी अपने विचारों में पूर्ण रूप से अपने विचारों का भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर लास्ट में आकर के समाज पर छोड़ देते हैं कि भैया समाज जैसा चाहेगा वैसे पढ़ाई, ठीक, ये चीज़ है। अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षा ग्रामीण, क्या शिक्षा ग्रामीण शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मतलब कि शिक्षा ग्रामीण शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार हैं, इसको व्यक्त कीजिए। ये भी देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी आ गया भाई। अब इसके विचारों को हम देखते हैं, टैगोर जी के विचारों के बारे में समझ लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो इनकी जन शिक्षा यानी कि जो शिक्षा के बारे में टैगोर जी के विचार हैं वो क्या हैं। शिक्षा के बारे में टैगोर जी के जो विचार हैं उसको समझिए थोड़ा सा। देखिए शिक्षा के बारे में क्या विचार हैं। इन्होंने कहा, टैगोर जी का विचार ये था कि भारतीय जनता को अपार कष्टों का सामना अज्ञान के फलस्वरूप करना पड़ा है। चूंकि भारतीय कुछ अज्ञान थे, इसीलिए उनको तमाम सारा कष्ट का सामना करना पड़ा है। और अशिक्षा ही समस्त समस्याओं का क्या है, मूल कारण है। अशिक्षा ही समस्त समस्याओं का क्या है भाई, मूल कारण है। ओके, ये बात किसने बताई, ये बात टैगोर महोदय कहते हैं। आगे कहते हैं कि इसी हेतु उन्होंने जन शिक्षा की व्यवस्था करी, और कहते हैं कि जन शिक्षा के माध्यम से आपसी भेदभाव समाप्त होंगे, समाज उन्नतिशील जो है बनेगा, आगे बढ़ेगा। समाज के कल्याण हेतु टैगोर जन शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, और जन शिक्षा समाज की परंपराओं और समाज के जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और उनका कथन था कि जन साधारण की शिक्षा व्यवस्था 2 रूपों में की जा सकती है, पहला प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा द्वारा, दूसरा समाज एवं प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा। तो टैगोर के अनुसार सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान करनी चाहिए, और साथ ही समाज के प्रौढ़ों को भी शिक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए, और उनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाने चाहिए प्रौढ़ों के लिए। जन शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए,
जन शिक्षा हेतु मतलब कि उन्होंने कहा कि कीर्तन करें, भजन, संगीत, कार्यक्रम, सम्मेलन, रामायण, महाभारत, इन सभी कक्षों का मतलब कि इन सभी क्लास का भी आयोजन हो, जिसमें कीर्तन, भजन, मनन, चिंतन, संगीत, कार्यक्रम, सम्मेलन, रामायण, महाभारत, इन सभी के बारे में भी बताया जाना चाहिए। ठीक, तो ये तमाम सारी चीज़ें जन शिक्षा के बारे में बताया। वहीं तमाम सारी गोष्ठियाँ करी जाएँ, सभाएँ आयोजित की जाएँ, इन सभी के माध्यम से शिक्षा दी जाए, तो ये चीज़ बताइए। वहीं दूसरी शिक्षा है ग्रामीण शिक्षा। ग्रामीण शिक्षा क्या? चूँकि भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या है, गाँव में निवास करती है, और इसी कारण से गाँव के पुनर्निर्माण को अत्यंत आवश्यक माना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और गाँव सुधार के लिए एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने करी है, उसको ग्रामीण शिक्षा कहते हैं। और उनका कहना ये था कि भारत चीन की भांति ही क्या है, गाँव का केंद्र रहा है, गाँवी मतलब कि गाँव भारत में ज़्यादा हैं, और इसीलिए ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर उचित है। और टैगोर ने अपने विश्व भारती में भी आप देखेंगे तो एक ग्राम कल्याण विभाग को स्थापना के बारे में बताया कि इसकी स्थापना होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए बनाया जाना चाहिए। और ग्रामवासियों की सेवा का भार इस विभाग पर रखा गया है, और इस विभाग ने ग्रामवासियों की शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाओं का आयोजन भी किया है, कृषि शिक्षा की भी व्यवस्था करी है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो है ग्राम शिक्षा के अंतर्गत और तमाम सारी चीज़ें इन्होंने बताई। क्या बताइए? कीर्तन करें आप, भजन, लोकगीत, धर्म ग्रंथ का पठन पाठन करें, ये तमाम सारी चीज़ें। ओके, ग्राम वासियों को क्या करना है, हस्त कौशल यानी कि हाथ का कुछ उनका टैलेंट हो, स्वास्थ्य, इन सभी के प्रति उचित जानकारी भी मिले, तो ये चीज़ें हैं। वहीं स्त्री शिक्षा के प्रति जो टैगोर जी के विचार हैं, वो कौन से विचार हैं? स्त्री शिक्षा के प्रति टैगोर जी के विचार जो हैं बड़े अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा जो है क्या, स्त्रियां बहुत समाज में क्या है, उनकी गिरती हुई दशा को देखा जो है टैगोर जी ने, और उसको देख करके बड़े चिंतित हो गए थे, और वो चाहते थे कि स्त्रियों को उचित स्थान प्राप्त हो, और इसके लिए वह शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे स्त्रियों के लिए। और उन्होंने स्त्रियों के लिए अलग से विद्यालय खोलने के साथ ही यह भी कहा कि जिन स्थानों पर अलग विद्यालय खोलना संभव ना हो, वहाँ सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। टैगोर स्त्री पुरुषों में कोई भेद नहीं बताते थे, और उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह लिखा कि जो कुछ जानने योग्य है वही तो ज्ञान है, और यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए मतलब कि दोनों के द्वारा समान जो है रूप से दिया जाना चाहिए, और केवल व्यवहार उपयोगिता के विचार से नहीं, बल्कि जानने के लिए, जानने की इच्छा तो मानव की प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो है आप जाने स्त्री शिक्षा के बारे में, आप जो है जो भी जानकारी ग्रहण करें तो उसके लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये चीज़ है। ओके, तो क्लियर हो गई बातें। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या है कि शिक्षा दर्शन के क्षेत्र की समीक्षा मतलब कि संक्षेप में कीजिए। शिक्षा दर्शन का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र यानी विषय क्षेत्र के बारे में इसको पूछा जा रहा है शिक्षा दर्शन का। तो शिक्षा दर्शन की बात की तो इसका स्कोप क्या है भाई? पहला इसका क्षेत्र कहाँ है? शिक्षा व दर्शन का संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, ये पढ़ाया जाता है शिक्षा दर्शन में। और शिक्षा दर्शन में क्या पढ़ाया जाता है? तो जो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है उसी को उसका विषय क्षेत्र कहा जाता है। अगर आपको अपना सिलेबस पता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा है शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, दूसरा क्या विषय क्षेत्र के अंदर रखेंगे? शिक्षा का क्या उद्देश्य है, पाठ्यक्रम का सिद्धांत क्या है, शिक्षण की जो विधियां हैं उनका स्वरूप क्या है, तो ये सब भी शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तीसरा क्या लिख सकते हो आपकी विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं और उनके जो प्रवर्तक रहे विचारधाराओं के, उनके बारे में पढ़ना हुआ, ये भी विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा क्या आता है? चौथा आता है उपनिषद वगैरह, न्याय, सांख्य दर्शन, ये सब शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। वहीं पांचवा क्या आता है आपका? पांचवा आता है योग दर्शन, शंकर वेदांत, दयानंद का कार्य, समाज, ये सभी भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। वहीं छठवा क्या है? छठवा है आपका विवेकानंद का जो नई जो यानी कि जो नव्य वेदांत है, टैगोर का जो विश्वबोध दर्शन है, विश्व भारती वाला, तो ये कहीं न कहीं पे, और इन सभी के बारे में अध्ययन करना भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही आता है। वहीं सातवां क्या है? अरविंद का सर्वांग वेद दर्शन और शिक्षा, ये भी आपका आता है। और आठवां क्या है आपका? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, वास्तववाद, फलवाद, प्रयोजनवाद, ये तमाम प्रकार की चीज़ें भी कहीं न कहीं पे इसके अंतर्गत आती हैं। और कहीं ना कहीं पे प्रयोजनवाद और वास्तव मतलब वाद जो है जिसको आप कहते हैं वो बात एक ही है। ठीक है, रियलिज्म जिसको आप कहते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया आपका? तो यही चीज़ है आपका, इसका विषय क्षेत्र होगा। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे और करके दिया गया है कि आदर्शवादी शिक्षा के गुण दोषों पर प्रकाश डालिए। अब आप लोगों का प्यार दुलार ही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक, तो आप लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
ठीक है। वैसे तो क्लास आपकी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं अब पूरा कंप्लीट करवा दें आपका, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आदर्शवादी शिक्षा के गुण दोष क्या क्या हैं उनको बताइए। तो आदर्शवादी शिक्षा के गुण क्या है मैं उसको बता रहा हूँ। आदर्शवादी शिक्षा के गुण, पहला गुण ये है कि आदर्शवाद व्यक्ति में अच्छे चरित्र को विकसित करता है और अपना लक्ष्य समझता है। संसार में चरित्रवान व्यक्तियों की ही आवश्यकता है, ऐसा आदर्शवाद मानता है। तो ये बात आप देखिएगा। ओके, क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई। तो ये हो गया आपका पहला गुण इसका। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण इसका क्या भाई, दूसरा गुण है कि आदर्शवाद शिक्षा को क्या, आदर्शवाद शिक्षा को विस्तृत दृष्टि से देख करके इसके लक्ष्यों को विस्तृत बनाता है। ये दूसरा इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या है, आदर्शवाद में अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। किस पर, अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। ये भी इसका एक जो है गुण है। वहीं पर चौथा गुण क्या लिख सकते हो आपकी, आदर्शवादी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है, आदर्शवादी क्या होता है भाई, क्या होता है कि आदर्शवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है। तो ये कहीं ना कहीं पे चार गुण आप आसानी से लिख सकते हैं, निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा। वहीं दोषों की बात की जाए अगर आदर्शवादी शिक्षा की, तो पहला दोष ये है कि पाठ्यक्रम व्यवहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, जबकि आदर्शवाद जो कहता है, आदर्शवाद कहता है कि आध्यात्मिक जीवन से संबंध रखने के लिए बोलता है। तो व्यवहारिक जीवन से अगर आपका पाठ्यक्रम संबंध रखता होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो ये इसका एक दोष है कि आध्यात्मिक जीवन के से संबंध रखने के लिए पाठ्यक्रम को बोलता है। दूसरा दोष इसका ये है, आदर्शवाद का क्या दोष है कि जो है आदर्शवादी शिक्षा रटने पर बल देती है, जबकि रटा हुआ ज्ञान जो होता है विस्तृत नहीं होता है, संकीर्ण होता है, छोटा होता है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप क्या करो, बार बार बोलता हूँ कि आप रटो मत कोई चीज़, आप हर चीज़ को क्या करो, समझने का प्रयास करो। 2 से 3 बार आप पढ़ोगे आपके समझ में वैसे आ जाएगा। तो दूसरी बात ये है क्या कि ये रटने पर बल जो देता है। तो ये चीज़ इसका गुण मतलब कि ये है, ठीक। इसीलिए समझने पर बल देना ही अच्छा शिक्षण होता है। और बालक के विचार और तर्क शक्ति का विकास आदर्शवादी शिक्षा से नहीं हो पाता है। तीसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि आदर्शवादियों ने शिक्षा का जो उद्देश्य बनाया है, वे उद्देश्य बालक के जीवन के लिए व्यवहारिक नहीं प्रतीत होते हैं। वे उद्देश्य वर्तमान की अपेक्षा करके भविष्य पर ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वर्तमान की उपेक्षा करते हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है उससे नहीं मतलब है, आपका भविष्य कैसा हो इस पर जो है आदर्शवादी ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये भी एक प्रकार से इसका क्या है, इसका जो है आलोचना ही है, मतलब इसके दोष ही हैं। तो इतना दोष आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। वहीं अगर और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आज की शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, और इसीलिए मतलब कि शिक्षा में बालक को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन आदर्शवादी शिक्षा बालक को स्थान देती है और विद्यार्थी को गौण मानती है। इसीलिए आप देखेंगे मतलब कि बाल शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा जो है वो बालक को स्थान देती है और विद्यार्थी को क्या मानती है, गौण मानती है। और यह ठीक बिल्कुल भी नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा में इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है कि वो क्या करे भाई, वो एक प्रकार से विद्यार्थी या फिर जो एक प्रकार से बात की जाए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बालक की रुचि क्या है उसके हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको जो है कहीं ना कहीं पे जो है जो वो चाह रहा है उसको उसको मिले ना। किसी बंदे को जो चाह रहा है, जैसे कि आपको चाह रहा है एजुकेशन का और मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊँ, तो ये क्या अच्छा रहेगा आपको, लोगों को नहीं लगेगा ना। तो ये चीज़ है। तो यही हो गया आपका गुणदोष हो गए भाई। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर, गीजू भाई के रचनाओं का सूची बनाइए। गीजू भाई कौन थे भाई, गीजू भाई बड़े फेमस हैं और गीजू भाई की रचनाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। बड़े आसानी से इसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। गीजू भाई की बात की है तो गीजू भाई बाल शिक्षण के हेतु विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की रचना इन्होंने गुजराती भाषा में किया है, और जिसका हिंदी अनुवाद भी कई विद्वानों ने अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। और बाल साहित्य के सृजन के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। इन्होंने क्या किया, बच्चों की मनोवृत्तियों, उनकी भावनाओं, उनके संवेगों के आधार पर बाल गीत लिखा, कहानियाँ लिखी, परिकथाएं लिखी, पशु पक्षियों की कहानियाँ लिखी गीजू भाई ने। और लगभग 14 मौलिक पुस्तकों की रचना इन्होंने कर डाली। किसने, गीजू भाई ने। 14 कौन कौन से हैं, और बाल शिक्षण के स्तंभ है ये 14 की 14 पुस्तकें कौन कौन सी हैं। पहली पुस्तक का नाम है क्या, दिवा स्वप्न। क्या नाम है, दिवा स्वप्न। दूसरी पुस्तक कौन सी है, मांटेसरी शिक्षा पद्धति। क्या है, मांटेसरी शिक्षा पद्धति। तीसरी क्या है भाई, तीसरी पुस्तक का नाम क्या है, माता पिता से, माता पिता से। चौथी पुस्तक का नाम क्या है, ऐसे हो शिक्षक, ऐसे हो शिक्षक, ये पुस्तक का नाम। पांचवा पुस्तक कौन सी है, पांचवी पुस्तक, शिक्षकों से। क्या, शिक्षकों से। छठी पुस्तक का क्या नाम है, छठी पुस्तक का क्या नाम है, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धतियां। क्या, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धतियां। सातवां क्या है भाई, सातवां क्या है, बाल शिक्षण। क्या, बाल शिक्षण। आठवां क्या है आपका, प्राथमिक विद्यालय में भाषा विज्ञान। क्या, प्राथमिक विद्यालय में भाषा विज्ञान। वही नौवां क्या है आपका,
9वां क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 9वीं जो पुस्तक इनकी है वो है किस नाम से, कथा कहानी के नाम से। किस नाम से, कथा कहानी के नाम से। 10वीं पुस्तक का क्या नाम है इनके, 10वीं पुस्तक का नाम है प्राथमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा। क्या, प्राथमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा, इनका ये नाम है। ओके, ये क्लियर हो गई। वही 10वीं रचना इनकी कौन सी है, मतलब 11वीं रचना कौन सी है इनकी, 11वीं रचना का नाम क्या है, माता पिता के प्रश्न। क्या, माता पिता के प्रश्न। और 12वीं रचना कौन सी है, चलते फिरते शिक्षा। क्या, चलते फिरते शिक्षा। वही 13वीं उनकी पुस्तक का क्या नाम है, 13वीं पुस्तक कौन सी है, माँ बाप बनना कठिन है। क्या, माँ बाप बनना कठिन है। वहीं आगे बात की जाए 14वीं जो शिक्षा है, मतलब कि 14वीं जो एक प्रकार से इनकी रचना है, पुस्तक है, कौन है, माता पिता की माथा पच्ची। क्या, माता पिता की मतलब कि माथा पच्ची। ओके, तो इन सभी रचनाओं का हिंदी अनुवाद गीजू भाई ग्रंथमाला नाम के अंतर्गत मांटेसरी बाल केंद्रित मतलब कि बाल शिक्षण समिति राज दलेश्वर चिरू द्वारा प्रकाशित की गई है। और इसमें 4 पुस्तकें माता पिताओं के लिए हैं और बाकी पुस्तकें बाल जगत और बाल शिक्षण के विभिन्न अंगों की व्यापक चर्चा इस पुस्तकों में मिलती है। तो ये चीज़ हो गई आपकी पुस्तकों के बारे में हमने बता दिया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या विवेकानंद राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे, स्पष्ट कीजिए। क्या विवेकानंद राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों। आप इस प्रश्न का एक प्रकार से उत्तर क्या लिखेंगे, विवेकानंद। बिल्कुल, विवेकानंद जी की बात की है तो ये जो है कहीं ना कहीं पे विवेकानंद जी राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक रहे हैं और कट्टर समर्थक रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये समर्थक नहीं रहे हैं, ये कट्टर समर्थक रहे हैं। किसके, तो ये शिक्षा के जो राष्ट्रीय शिक्षा थी ये उसके कट्टर समर्थक रहे हैं। कौन, रविन्द्रनाथ सॉरी विवेकानंद जी, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, तो क्लियर हो गई बातें। चलिए, हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाए तो विवेकानंद जी की बात की है तो विवेकानंद जी क्या है भाई, विवेकानंद जी जो है शिक्षा प्रणाली के, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के क्या हैं, कट्टर समर्थक हैं। आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि शिक्षा ही ऐसा प्रभावकारी साधन है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व सर्वांगीण बन सकता है और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकता है। और स्वामी विवेकानंद शिक्षा को राष्ट्रीय समृद्धि का प्रमुख साधन मानते हैं और स्वामी जी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर विशेष बल देते हैं। और उनका कहना क्या है, उनका कहना ये है कि शिक्षा प्रणाली का आरंभ बालक के घरेलू वातावरण के परिचय से होना आवश्यक है, बाद में उसे गांव, नगर, समाज और देश के वातावरण से परिचित कराना चाहिए और अंत में जैसे जैसे उसकी समझ बढ़े या उसकी समझ बढ़ती जाती है उसके बाद में पूर्ण मानवता के प्रति उसको सहानुभूति रखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर उसके बाद में पहले बालक को भारतीय परंपराओं के बारे में बताया जाए, भारत की प्रथाओं के बारे में बताया जाए, भारत की संस्कृति क्या है उसके बारे में समझाया जाए, दर्शन क्या है भारत का उससे परिचित करवाया जाए और बाद में विश्व के स्तर पर शिक्षा दी जाए। बाद में उसकी विश्व की परंपराओं के बारे में बताया जाए, ताकि पहले बता दिया जाएगा तो विश्व की परंपराओं में ढल जाएगा, वही उसको अच्छा लगेगा। लेकिन जब भारतीय चीज़ों के बारे में उसको पहले जानकारी दी जाएगी तो वो क्या होगा, भारतीय जो भारतीयता के प्रति ज़्यादा जो है क्या होगा, लगाव उसका होगा। तो कहीं ना कहीं पे ये बात जो है विवेकानंद जी ने कहा कि बाद में उसको अन्य देशों की सभ्यता से बालक का परिचय जो है कराया जाए तो ये सही रहेगा। और सिस्टर निवेदिता एक है, उनके द्वारा जब सिस्टर निवेदिता ने एक प्रकार से कहा, भारत में आई सिस्टर निवेदिता और उन्होंने आकर के भारतीयों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करी स्वामी जी से। तो स्वामी जी ने कहा कि हिंदू सभ्यता का अनुकरण करने मतलब करके ही ऐसा कर सकती हुआ, पहले आप हिंदू सभ्यता का अनुकरण करो। हिंदी अनुकरण माने होता सीखना, तो हिंदू सभ्यता के बारे में आप पहले सीखो, फिर उसके बाद में क्या करो, हिंदू सभ्यता के बारे में सबसे पहले आप सीखो। उसके बाद में जब हिंदू सभ्यता आप सीख लोगी फिर उसके बाद में क्या होगा, तब आप ऐसा कर सकती हो, ऐसा स्वामी जी ने उनसे कहा। उन्होंने कहा, स्वामी जी ने क्या कहा, उनका एक कथन है स्वामी जी का, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने विचारों, अपनी आवश्यकताओं, अपने चिंतन और अपने स्वभाव में हिंदुत्व लाना होगा और तुम्हारा बाह्य और आंतरिक जीवन एक कट्टर ब्रह्मचारिणी की भांति होना आवश्यक है। यदि तुम इसकी पर्याप्त ज्ञान रखोगी, सिस्टर निवेदिता से कहा स्वामी जी ने, तो तुम्हें सब विधियां जो है स्वयं आ जाएंगी, परंतु तुम्हें अपना भूतकालीन जीवन भूलने का प्रयास करना होगा, तुम्हें इसे बिल्कुल भी स्मरण में नहीं लाना होगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा। तो स्वामी जी आप लिखेंगे कि स्वामी जी कट्टर राष्ट्रवादी शिक्षा के पक्ष में थे। वह महात्मा गांधी के समान जो है जानते थे कि जो है भारतीयों की सेवा वही व्यक्ति भली भांति कर सकता है जो मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण रूप से क्या हो, भारतीय हो, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा पूर्णतया भारतीयता।
जिस व्यक्ति के अंदर होगी वही व्यक्ति अच्छे तरीके से भारतीय लोगों की सेवा कर सकेगा। और निश्चित तौर पर यही बात सत्य भी है। स्वामी जी की इस बात से हम भी सहमत हैं, आपको भी सहमत होना चाहिए। निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपका यहीं पर कंप्लीट होता। तो लघु उत्तरीय कि आपने 10 प्रश्नों को पढ़ लिया और नहीं बताने का मेरा मूड था पूरा का पूरा कि आप 10 प्रश्न इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के एक प्रकार से लगाव था, आप लोगों से प्यार है, इसीलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया। आप लोग भी थोड़ा सा प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे अच्छे शेयर करो वीडियो को, लोगों से बताओ, दोस्तों से बताओ कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा स्टडी मटेरियल अच्छे तरीके से आपको एक ही वीडियो के माध्यम से इतनी ज़्यादा जानकारी दी जा रही कि आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसी जानकारी मेरे प्यारे दोस्तों। आपको बता दूं कि पूरा का पूरा पेपर समग्र ऐसा मॉडल पेपर आपके कॉलेज में कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपके समक्ष ऐसा डिस्कस नहीं करता होगा जैसा मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करता हूं। तो क्या आप लोग जो है इतना नहीं कर सकते हो यार? बिल्कुल करिए, धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 5 प्रश्न और आपके हैं दीर्घोत्तरीय टाइप के, भी बहुत बड़े बड़े हैं, इनको मैं किसी दिन चर्चा कर दूंगा। हालांकि इनमें से एक प्रश्न का चर्चा हमने एक वीडियो में करी है, ये प्रश्न आप देख सकते हो। पहला प्रश्न जो है इसकी विवेचना पूर्ण रूप से हमने बताया, आप देख लीजिएगा उसको, चैप्टर 1। ओके, वेद वर्ष शिक्षा शास्त्र चैप्टर 1। हालांकि आदर्शवाद हमने एक बार फिर से मतलब कि चैप्टर वाइज ही पढ़ाया, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में 2021 की प्लेलिस्ट बनी है उसमें पढ़ा होगा। ओके, 2 प्रश्न करने हैं आपको दीर्घोत्तरीय से। खंडसा की मैं बात कर रहा हूँ, 5 शब्दों में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लिखना होता है। पहला प्रश्न क्या है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप है, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित तौर पर इस प्रश्न के बारे में हमने बताया, उत्तर वहां पर देख लीजिएगा, पहला वीडियो ही। अगला प्रश्न 8वां नंबर की फ्रेडरिक फ्रोबेल के शिक्षा दर्शन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है कि सफल शिक्षण हेतु दर्शन का ज्ञान शिक्षक के लिए परम आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर कि प्रकृतिवाद ने हमारी शिक्षा को कहां तक प्रभावित किया है, उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्रकृतिवाद ने हमारी शिक्षा को कहां तक प्रभावित किया है इसको स्पष्ट करना है आपको। तो ये तमाम सारी चीजें प्रकृतिवाद के बारे में हमने बता ही दी। तो अगर ये भी सब पूछा था तो आप इसी को घुमा फिरा करके इधर उधर की बातों को अगर आप लिख देंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 11वां नंबर कि शिक्षा में यथार्थवाद क्या है, शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर यथार्थवादी विचारकों के क्या विचार हैं, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज वगैरह में दिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य का जो पेपर है, मतलब कि हिंदी साहित्य का जो पेपर 1 है, हिंदी साहित्य का हल मॉडल पेपर यानी कि पेपर 1, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने शिक्षा शास्त्र का पूरा आपको समझाया है, ठीक इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का हमने आधुनिक हिंदी काव्य का पूरा समझा दिया है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए लगभग सेम है, और शिक्षा शास्त्र जो हमने पढ़ा है भी सभी विश्वविद्यालयों में आएगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। बस आपको करना क्या है, जो पेपर का नाम है उसी को मेंशन, उसी को देखना कि पेपर का नाम सेम है, पेपर का नाम लगभग सेम ही होगा सभी का। तो 100% रिवीजन क्लास के तौर पर आप इसको ले सकते हैं, पूरा बहुत सारी चीज़ जानकारी इसमें भी दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।